सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका सर। आपका सपना क्या था आपके लाइफ में, कैसे स्ट्रगल करते वहां तक पहुंचे कि मेरा बच्चा टीवी पे दिखे, बट उसका कोई तो रोड मैप होता है सर, तो मुझे वो रोड मैप चाहिए। पहले तो अच्छे डांस क्लास में आप एडमिशन लो, उसके बाद उस बच्चे को बेसिक्स क्या है डांस का वो समझना बहुत जरूरी है। टीवी ग्राउंड के लिए आप क्या स्किल देखते हो बच्चों में? डांस की क्लैरिटी कितनी अच्छी है वो देखता हूँ, और सबसे तीसरी चीज मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ। हम लोग जो स्टूडेंट को सिखाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो कहीं और 2 किलोमीटर के बाद वही डांस क्लास चलाते हैं। जिन्होंने सीखा है उनको एक क्रेडिट नहीं देते। आजकल के बच्चों के दिमाग में पैसा है ना, कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। भाई अभी रिस्पेक्ट गई साइड में, अब मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है। डांस क्लास में डालना कि रियलिटी देख के डालना, रील देख के नहीं डालना। गणपति बप्पा मोरिया। और सबसे पहले बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आपका सर। बहुत टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आए हो। सबको बताना चाहता हूँ, बैकग्राउंड डांस हो, रियलिटी शोज हो, बहुत सारे शोज हो, बहुत कुछ चीज़ें कर चुके हैं। और आज हम लोग खुशनसीब है कि वैभव घुगे सर को हमने पॉडकास्ट में बुलाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बहुत सारी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मज़ा आएगा। थोड़ा इंटू करेंगे, थोड़ा सा रियलिटी में जाएंगे, रियल में जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो आप इतना टाइम निकाल के आए हो, तो हम आपको आज ऐसे छोड़ने ही नहीं वाले। बहुत कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी आपको। और श्योर, मुझे पता है कि आपका नेचर ऐसा है कि बस खुल जाओ, यस ढल जाओ, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस 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 थैंक यू सो मच, वही चाहिए हमें। तो सबसे पहला सवाल हमारे ड्रीम, मतलब हमारा ड्रीम अचीवर्स हब है, इसके थोड़ा सा कनेक्टेड ही होगा। आपका सबसे बड़ा एक ड्रीम जो आपने कंप्लीट किया है, जो मुझे थोड़ा दिख रहा है कि हर एक डांसर्स का, हर एक एक्टर का, हर एक कोरियोग्राफर का एक सपना होता है कि मुंबई में खुद का घर हो। यस। तो सबसे बड़ा सपना मुझे तो ये लग रहा है, बट आपकी तरफ से आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि आपका सपना क्या था आपके लाइफ में, और आप कैसे स्ट्रगल करते वहाँ तक पहुँचे, क्या किया सारी चीज़ें? सपना बहुत ही खूबसूरत वर्ड है ये, मुझे लगता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, आपको ज़िंदगी में आगे जाने के लिए, आपके ज़िद को बढ़ाता है, आपके पैशन को बढ़ाता है। और सपना जो आपने कहा वही है, एक घर लेना, खुद का घर लेना, मतलब आपके खुद की एक दीवार होना और खुद की एक छत होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जब डांसर ये खुद पूरा करता है ये सपना, तब सब लोग शौक हो जाते हैं। और मैंने जब वो सपना पूरा किया, तो मेरे सीनियर्स हो या जो वो सपना लेके आए हैं ज़िंदगी में, इस इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे थे, यार वैभव ने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर पाए अब तक। राइट। तो यस, ये ड्रीम मैंने अचीव किया 23 साल बाद। 23 साल लगे इंडस्ट्री में, लोगों के ताने सुन के कि क्या ही कर लेगा, क्यों ही कर रहा है। अभी वही वर्ड को मैंने चेंज कर दिया, क्या कर लिया है और क्यों किया था इसने, वो अभी लोगों को समझा है। एक घर लिया है मैंने, और मेरे को हमेशा ऊंचाई पे घर लेना था, ताकि लोग उस घर को ऐसे ऊपर गर्दन करके देखें। क्या बात है। तो ऊंचाई पे घर लिया है, जहाँ से सीलिंग दिखता है, जहाँ से सिर्फ आई थिंक फॉग आता है, तो शायद घर से छू के वापस बाहर जाता है। तो बहुत टॉप फ्लोर पे लिया है मैंने, ये सपना पूरा किया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ये सपना पूरा करने में मेरी वाइफ का है, जो मेरी दोस्त भी थी, मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, मेरी वाइफ बनी है, अब मेरे बच्चों की माँ बनी है। क्या बात है। तो क्या बात है। उसने बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि घर के चक्कर में मैं 3-4 जगहों पे फंस गया था। और मेरा ऐसा था कि यार अभी लाइफ टाइम ना रेंट पे ही रहूंगा, ये घर के चक्कर में फंसूंगा ही नहीं। क्योंकि शायद वो मराठी में कहते हैं ना, 7.5 लागली असेल तुझ्या मागे। तो इस चीज़ में मेरी पनौती लग गई थी, पर कहीं ना कहीं मेरे वाइफ ने बोला है कि तू करते रहे, मैं देखो पीछे से पुश करूंगी, मैं साथ दूंगी। और ये एक सपना मैंने पूरा कर लिया है। 1 साल हुआ है और लोगों ने बहुत ब्लेसिंग्स दी जब मैंने वो घर लिया, और मेरे साथ साथ लोगों ने अपना सपना पूरा होते ही दिखा है। तो यस, सपना मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको आँख खोल के सपना देखना चाहिए। बंद आंखों में ना शायद आपको ऑस्कर भी मिल जाता है, लेकिन वो सच में नहीं मिलता। राइट। पर जब आप आंखें खोल के सपना देखते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस सपने के नजदीक जाने की कोशिश करते हो, और आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। आपको खुद का गॉडफादर खुद बनना पड़ता है, और आप खुद को पुश करते हो, तब जाके आप उस सपने के नजदीक जाते हो। एंड यस, दूसरा सपना मेरा, मैंने इतने शोज किए हैं और हमेशा रियलिटी शो करते आए हूँ। और रियलिटी शो जब मैं करता हूँ एज अ गुरु, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ कंटेस्टेंट, तो मैं हमेशा उस जज की सीट को देखता था। बहुत लोग सेट की रिहर्सल्स पे या टेक्निकल रिहर्सल्स पे ना उस सीट पे बैठते हैं, मैं कभी बैठता नहीं था। लोग बोलते थे अरे बैठना इधर, बोलता नहीं मैं इधर बैठूंगा नहीं, मैं इधर हक से बैठूंगा, मैं सिर्फ इसको देखूंगा।
और फिर 4 साल पहले वो एक सपना भी पूरा हुआ जहाँ पे मैंने एक ऑडिशन दे दिया था एक शो के जज बनने के लिए। एंड तब जाके मेरे को दूसरे दिन तुरंत कॉल आया कि वैभव तेरे में वो स्पार्क है, तू कनेक्ट होता है ऑडियंस से और तू बहुत जो बोलता है नेचुरली वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। तो यस 4 साल पहले वो एक सपना पूरा हुआ। जिस सीट को मैं देखता था, मैं छूता भी नहीं था, और उस सीट ने मुझे अपनी तरफ बुलाया और वो एक सपना पूरा हुआ जहाँ पे मराठी शो का स्टार प्रवाह प्रीमियम और सुपरस्टार इस शो का मैं एक जजिंग पैनल हूँ जहाँ पे फुलवा खामकर मेरे साथ रहती है, अंकुश सर रहते हैं, अंकुश चौधरी जो हमारे मराठी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। पहले ऐसा था कि सपना देखते हैं लोग, यार सब देखते तो मैं भी देख ही लेता हूँ, राइट। पर जब मुझे पता चला कि यार सपना देखना नहीं है, इसको पूरा करना है, और इसे पूरा करना के लिए ना कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा, कोई आपको साथ नहीं देने वाला है, आपको खुद का खुद साथ देना होता है। एंड तब जाके मैंने इतनी कोशिश की है, इतनी मेहनत की है, मतलब इतनी बार गिरा हूँ कि वो चोट दिख ही नहीं रही है। इतनी बार गिरा हूँ। और तो फिर हाँ, वही मैं थोड़ा ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आपने बोला सपना और सबसे पहला पॉइंट बोला था 23 इयर्स लगे, जो भी लगे, तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये सपने पूरे करने में मुझे ज़्यादा टाइम चला गया और कम टाइम पे पूरा करना है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ जो मैं कर नहीं पाया हूँ? 23 इयर्स मतलब आज के ज़माने में लोग इतना होल्ड नहीं करेंगे जितना आपने किया है। मैंने आपका बहुत सारा स्ट्रगल दिया है, मैं सेम इंडस्ट्री से हूँ तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी है, फॉलो भी किया है आपको भी। तो 23 इयर्स और ये सपने में डिले क्यों हुआ है, या तो कुछ क्या चीज़ें होती है बीच बीच में जो हमें अड़ाती है सपनों को पास में लाने के लिए? तो किसी की ज़िंदगी में ना शायद लक बहुत इतना साथ देता है कि किसी को 2 साल में सब कुछ मिल जाता है, किसी को 4 में मिल जाता है। तो शायद मेरे को 23 साल इसलिए लगे क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास एक मराठी लड़का प्रॉपर हूँ, 10 बाय 10 के खोली में रहने वाला, उसी खोली में बड़ा होने वाला, जहाँ पे बाथरूम नहीं मोरी थी। अच्छा, मतलब उस घर से हूँ मैं। तो जब भी मैं कुछ सपना पूरा करने जाता था तो एक ऐसा पॉइंट आता था लाइफ में कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है घर में, जहाँ पे आपको खड़ा होना है, आपको पैसे की मदद करनी है, फिर वो मम्मी हो, पापा हो, या खुद के लिए हो या अपने भाई के लिए हो। तो हमेशा कुछ सपना पूरा करने की कोशिश होती थी तो कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, तो फैमिली इशू हो या खुद का एक इशू हो, या हम कुछ चीज़ों को पाने के लिए कभी जब लोन लेते हैं तो उस लोन में हम फंस जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये घर आया है, इसके पहले मेरे 4 घर डूबे हैं, और आई थिंक मैं पहला बंदा नहीं रहूँगा जिसमें ये पैसे डूबे हैं। एक घर लिया था मैंने पनवेल में जहाँ पे पैसे लेके बिल्डर भाग गया। बाप रे। एक घर लिया था मैंने दहीसर में जहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा लिया उसने कि वो लोन भी मैंने पूरा कर दिया है, पर वो घर अभी तक मेरे हाथ में नहीं है। फिर एक घर मैंने ताड़देव में लिया है जहाँ पे पेपर सब वर्क हो गया है, लेकिन अब तक वो बोल रहा है कि चाबी नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए हैं। तो इतने चक्कर में मेरी इतनी कमाई गई, तब जाके मेरा विश्वास उड़ गया था ये सब चीज़ पे। तब जाके मैंने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ये घर हम लेके ही रहेंगे, तो कुछ भी स्ट्रेस मत ले। तो 23 साल इसी कारण लगे क्योंकि मेरी जितनी कमाई थी वो ये सब चीज़ों में फंस गई, और मैं सब कुछ लीगली कर रहा था, पर इन जनरल एंड में आके कुछ ना कुछ पॉइंट पे वो रुक जाता था, और उस चक्कर में मेरे 23 साल जो है वो चले गए। पर यस आई बिलीव इन माई सेल्फ अ लॉट। मुझे इतना ज़्यादा भरोसा है कि मैं पेशेंस की हद पार कर चुका हूँ। इतना पेशेंस है मुझ में कि मुझे पता है कि मेरे साथ शायद जल्दी नहीं होंगी चीज़ें, आराम से होगी, और जब वो होगी तो बहुत अच्छी होगी और लोग उसकी सिर्फ वाहवाही करेंगे। तो इसलिए शायद इतना टाइम लगा है, बट मुझे पता है कि जो सपने मैंने देखे हैं वो सपने मैं ज़रूर पूरे करूँगा। एक सपना बचा है कि जल्दी मेरे को हिंदी शोज़ का जजिंग पैनल पे बैठना है, और मुझे पता है वो हक से आएगा, आराम से भी आएगा, लेकिन हक से आएगा, और उस पैनल पे मैं लोगों की दुआ और प्यार से ज़रूर बैठूंगा। क्या बात है। मतलब हमारी भी दुआ है कि आप वो पैनल पे बैठे बहुत जल्दी। और मेरा एक सवाल ऐसा भी है, जैसे कि मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस की है एज एन डांसर, हमको बहुत सारी मतलब फेस करने पड़ते हैं लोगों को कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा, स्टार्टिंग फेज में कि आगे जाके कुछ लाइफ है, इसमें फ्यूचर है, सारी चीज़ें। हमको स्ट्रगलिंग लाइफ में बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, घर वालों के, बाहर वालों के। तो वही लोग जो ताने मार रहे थे, जो बोल रहे थे आपके बारे में, जो पहले वाले और ये टाइम पे, तो उनका अभी रिएक्शन कैसा है? जैसा आपने कहा, हम सबका एक कॉमन फैक्टर है स्ट्रगल में कि डांस करके तू क्या ही करेगा, तू क्यों कर रहा है, तेरा पगार थोड़ी रहेगा, सैलरी किधर है मंथली। तो जो लोग पहले ताने मारते थे, आज वो लोग शायद डीपी रखते हैं या स्टेटस रखते हैं, या दूर से हमें पता चलता है कि बोलते हैं अरे आमसाच है, हमारा ही लड़का है। तो यस, मैंने तो इतना स्ट्रगल किया है कि मतलब आपको शायद पता होगा, अब मेरी गलती है नहीं कि मैं थोड़ा सा डार्क पैदा हुआ हूँ।
तो एक ज़माने में 2010 के पहले डार्क लोगों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी इंडस्ट्री में। राइट। आप काम कर सकते हो लेकिन आप एक फ्रेम होती है हीरो हीरोइन के पीछे। जब मैंने भी किया है, तगड़े डांसर चाहिए, बॉडी बिल्डर चाहिए, तो बॉडी बिल्डर चाहिए, अच्छा दिखने वाला चाहिए, टैटूज होने चाहिए, अगर बॉडी है तो भाई शर्ट सिर्फ खोल दो। तो मैं ये सब में कभी बिलीव ही नहीं करता था। मैं ऐसा था कि यार मुझ में भी टैलेंट है, यस मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए शायद भगवान ने मुझे दिया है जिसमें ये लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो मैंने वो लाइव देखी है जहाँ पे लोगों ने मुझे रिहर्सल्स पे बुलाया है, और जिस दिन शो है या जिस दिन शूट है उसके एक दिन पहले ऐसे मैसेज किया है कि बॉयज़ कम हो गए हैं, या उनकी तरफ से एक ऐसा पॉइंट आया कि हमें ना अच्छे दिखने वाले बॉयज़ चाहिए। तो मैं खुद को आईने में देखता था और एक बार ऊपर भी देखता था कि यार भगवान ये तेरी गलती है, फिर शायद इन लोग की गलती नहीं है, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट आई है गोरे बॉयज़ की, टैटू वाले बॉयज़ की, अच्छे लुक वाले बॉयज़ की। तो तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? काला भी बना था तो लुक तो अच्छा दे देता तो शायद मेरे को बुला लेते। पर फिर मैं उस फेस को भी स्ट्रांगली निकाला, क्योंकि यस मैं रोता था। लोग बोलते लड़के नहीं रोते, नहीं रोते हैं भाई, हम रोते हैं, पर अकेले में बहुत ज़्यादा रोते हैं। और मैं इतना रोया हूँ कि टैलेंट क्यों नहीं देख रहे लोग। मेरे को पता है कि मैं उस गोरे से अच्छा नाच रहा हूँ, उस बॉडी बिल्डर से अच्छा नाच रहा हूँ। ये जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख के भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे पा रहा हूँ, तो क्यों नहीं बुला रहे? तो उस टाइम पे भी जैसे मैंने कहा कि मेरी वाइफ मेरी फ्रेंड भी थी, बेस्ट फ्रेंड भी थी, वाइफ भी थी, तो हमारा रिलेशन पिछले 23 साल से है। तो वो भी काम करती थी, मैं भी काम करता था। कहीं ना कहीं मुझे एक बैक सपोर्ट, मेरा एक स्पाइन जो कभी टूटने नहीं दिया। उसने कहा कि तू करते रहे। यस तेरे को बुरा लग रहा होगा कि शायद मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ और मैं घर पे बैठ रहा हूँ, मेरे को बहुत कम काम मिल रहा है, पर यस वो स्ट्रगल फेस इतना स्ट्रांग बनाया है इस वैभव को। वो वैभव बहुत अलग था, ये वैभव इतना स्ट्रांग बन गया उस स्ट्रगल फेस से कि रोज़ सुबह जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो एक बार सब पीछे देखता हूँ और मुझे वो सारा वैभव याद आता है कि तूने कैसे दरवाजे खटखटाए हैं और लोगों को बोला है यार मैं डांस करता हूँ, मेरे को एक बार देख तो लो यार, कलर मत देखो, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, आप एक बार सिखाओ, आप जो सिखाओगे मैं उसमें अपना मसाला डालूंगा और आपको पसंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज जब मैं खुद को एक छोटे से मुकाम पे देखता हूँ जहाँ लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लोग इतने मतलब कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, तो हर कोई आज बेसिक भी कॉम्प्लीमेंट मुझे अगर रास्ते पे भी देता है तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्स कभी सुने ही नहीं जिंदगी में। सब ताने ही सुनते आए हूँ, तो अभी जो एक बेसिक कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है कि वो यार तू कितनी छान मानुस है, तू कितना अच्छा इंसान है, तो ये सुन के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि यार इस चीज़ के लिए तो ग्राउंडेड था बहुत ग्राउंडेड, और मतलब ग्राउंडेड रहना है। बहुत लोग एक्टिंग करते हैं ग्राउंडेड रहने की, एग्जैक्टली, और मैं एक्टिंग कर ही नहीं पाता क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही था, मैंने देखी है दुनिया। तो आज जब खुशी ज़्यादा मिलती है तो मैं सिर्फ एक स्माइल कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इतना बार उस दुख को सहा है, इतने दुख को देखा है। तो कहीं ना कहीं वो तानों ने आज इस वैभव को इतना स्ट्रांग बनाया कि जब कुछ सक्सेस पाता हो तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे डांसर्स, बहुत सारे परफॉर्मर्स जो स्ट्रगल करते थे वो भी जीते हैं, तो इतना मज़ा आता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे बातों से ऐसा लग रहा है कि लाइक मैम ने कुछ बोल के रखा है, गया ना मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बात करनी है आपको। नहीं, उसके बारे में वो नहीं बोलेगी तो भी उसको पता है कि वो मेरी बैकबोन है और हमेशा उसने मेरे को खड़ा किया है। मैं अगर कहीं गिरने गया हूँ तो मेरे लाइफ में अगर कोई है तो वही है जिसने मुझे खड़ा किया है। नहीं तो अगर वो नहीं होती तो कहीं ना कहीं आज मैं एक डिप्रेसिव लड़का होता, या कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा काम कर लेता है जिसको महीने का 30-35 हज़ार मिल ही जाता घर चलाने के लिए और थोड़ा दाल राइस खाने के लिए। तो यस वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनी थी, बिकॉज उसके डैड जो है वो इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते, मतलब शोले, मर्द, वो ज़माने के टाइम पे वो लाइन प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर रह चुके। तो कहीं ना कहीं उसको इस लाइन का एक आइडिया था। मैं डायरेक्टली गया था क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी इस इंडस्ट्री में से है ही नहीं। मैं एक पुलिस सन हूँ, तो कुछ नहीं होता तो आज मैं एक पुलिस वाला ही होता जो कहीं ना कहीं लाइसेंस पकड़ता है, किसी गुनहगार को पकड़ के अंदर लेके जाता। बट यस उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि मैं उसको हमेशा उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज वैभव का एक बैकबोन है तो वही है, नहीं तो नहीं है। सो सर आपका सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यस मतलब सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, खुद का मोटिवेशन, मतलब खुद के अंदर से जुनून चाहिए कुछ करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें समझ रही है। बस हम लोग थोड़ा सा स्विच करेंगे। बहुत सारे लड़के डांस कर रहे हैं, डांसर्स क्राउड बहुत बढ़ गया है, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, रील्स हम लोग बहुत सारे स्क्रॉल कर रहे हैं, रोज़ उठते हैं। तो मुझे बस एक ही सवाल था, रियल डांस और रील डांस, मतलब अभी रियल डांस कहाँ गया है मुझे पता नहीं चल रहा। सब रील में सब बस लाइक
2-3 चीज़ें करना है, बस ऐसे इतना इतना करना है, वो भी बहुत सारे लाइक्स आते हैं। रियल डांस को इतने लाइक्स नहीं आते। तो आप रियल और रील डांस के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये सवाल बहुत बहुत अच्छा है और थैंक यू ये पूछने के लिए। रियल और रील अभी ना मेरे को लगता है रहा ही नहीं है, बिकॉज लोगों ने इतना इंस्टाग्राम को पैसा माइंडेड बनाया है, मनी माइंडेड बनाया है, बिजनेस के लिए बनाया है कि अभी किसी को ना मेहनत नहीं करनी है। आओ आप मेरे को 1-1.5 मिनट का एक सिंपल रूटीन सिखाओ, हम उस पर रील ज़्यादा बनाएंगे ताकि हमको लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले। हमको करियर थोड़ी बनाना है, पर उस चक्कर में जो करियर बनाना चाहता है इस लाइन में वो फंस गया है। जैसे आपने बहुत सारे रील्स देखे हैं कि जो मेहनत करता है, डांस करता है इतना, उसको शायद 100 लाइक्स है, पर जो आके एक हाथ हिला रहा है या कुछ अच्छा आउटफिट पहन के कुछ कर रहा है उसका 1 मिलियन तक जा रहा है। ट्रांजैक्शंस वीडियो। यस, मतलब डांस को भी ले, मतलब आजकल मेरे को लगता है वर्कशॉप्स भी, जब हम एक ज़माना था Right. कि एक वर्कशॉप के लिए लोग मरते थे 450-500 लोग एक वर्कशॉप में आते थे क्योंकि उनको डांस उधर उन इंस्ट्रक्टर या वो जो आर्टिस्ट आया है सिखाने, डांस आर्टिस्ट, उससे सीखना था। लेकिन अब क्या हो गया है कि यार मैं तो वर्कशॉप में जाऊंगा क्योंकि मैं सीखूंगा और उसके बाद मेरे को वीडियो बनाना है, जो सिखाना है ना उसके साथ वीडियो बनाना है ताकि लाइक्स मिले और वो मेरा कोलैब एक्सेप्ट करे। इस माइंडसेट से हो गया है। मतलब अभी एक डिफिकल्ट अगर स्टेप दे देना तो नीचे नहीं जा पाएंगे, ना स्टेमिना बचा है क्योंकि उनकी लाइफ ना 1.5 मिनट की हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया ही 1.5 मिनट है। तो 1.5 मिनट के आगे ना किसी को नाचने आ रहा है, ना किसी की एनर्जी कंजर्व हो रही है, ना किसी का स्टेमिना आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने रियल लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि अभी भी वर्कशॉप में जाके उनको डांस सिखाए और डांस में आप कैसे आगे ग्रो कर सकते हो उसके बारे में नॉलेज दे, ताकि जाके उधर सिर्फ आओ मेरे साथ वीडियो बनाओ, अच्छे कपड़े पहनो। मैं आपको आउटफिट भी बताऊंगा, मेरे वर्कशॉप में आउटफिट क्या पहनना है। हमारे ज़माने में वर्कशॉप में नी पैड्स और एल्बो पैड्स बहुत कंपलसरी थे। Exactly. अभी आउटफिट बहुत कंपलसरी है कि मैं क्या आउटफिट पहन के आऊँ ताकि मैं कौन से फिल्टर में अच्छा दिखूँ। और वो फिल्टर ज़माना हो गया है, हम अनफिल्टर ज़माने से वापस फिल्टर ज़माने में उसको अनफिल्टर करने आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल और रील अभी रहा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आओ अपना काम करो, आपको जो आता है वो सिखाओ, हमको जो नहीं भी आता है हम कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा फिल्टर डाल दूंगा या डाल दूंगी, अच्छे कपड़े पहन लूंगा या पहन लूंगी, वायरल तो होना ही है, हो जाएगा, कवर तो हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया नाउ। तो इस चक्कर में बहुत रियल आर्टिस्ट जो अपना घर चलाते होंगे इस चीज़ के वजह से, या वो घर चलाना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहे। आपने ये भी देखा होगा, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि मेरे वर्कशॉप में कोई अगर एक बंदा आ गया है जो वर्कशॉप सीखता है अच्छे से और शायद वो अच्छा है डांस में, दूसरे दिन देखता हूँ कि वो कहीं वर्कशॉप ले रहा है क्योंकि उसका वीडियो वायरल हो गया है। अब उसका वीडियो वायरल होने के कारण एक एकेडमी भी जो है या इंस्टीट्यूट है जो उसको वर्कशॉप में बुला रही है, जिसने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, जो शायद जाके सिर्फ डांस सिखाएगा, पर डांस में आगे कैसे जाना है या अपने सपने में आगे कैसे जाना है वो शायद वो बता नहीं पाएगा। तो मेरे को लगता है इसमें वो इंस्टीट्यूट की भी गलती है, वो ऑर्गेनाइज़र की भी गलती है, जो एक लाइक्स, व्यूज़ और अपना ब्रांच बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाता है जिनके पास नॉलेज नहीं है ना एक्सपीरियंस है। तो मैं कहूँगा पहले इन ओनर्स और इंस्टीट्यूट को अपने आप को समझना है कि यार शायद मैं 10 रुपया कम कमा लूँ, बट मैं ऐसे लोगों को बुलाऊँ मेरे स्टूडियो में जो शायद मेरे स्टूडियो को भी ग्रो करवाएंगे, यहाँ पे आने वाले बच्चों को ग्रो कराएंगे और कहीं ना कहीं स्टूडियो का उन बच्चों का सपना सच करने में मदद करेंगे। तो या मैं कहूँगा सबसे बड़ी गलती ओनर्स और इंस्टीट्यूट वालों की है, जो रियल वालों को नहीं, रील वालों को बुलाते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने। एग्जैक्टली। इससे मुझे बहुत सारी बातें पता चल रही है। एक्चुअली क्या है ना, लोगों को, पेरेंट्स में अभी ये है कि रील वाला डांसर रियल है या तो ओल्ड स्कूल रियल है। हमारे टाइम में मतलब 10-12 साल पहले हम लोग देखते थे राघव जुयाल, धर्मेश्वर, वैभव घुगे, ये सारे टॉप, मतलब ये सारे सुरेश मुकुंद, ये सारे लोग ही, मतलब 50 शेयर्स क्रू, ये सारे क्रूज मतलब टॉप नॉच, और इनको लेके हम लोग फॉलो करते हैं सारी चीज़ें। अभी ना बहुत सारे रील स्टार आ गए, उनको फॉलो कर रहे और ओल्ड स्कूल को पूरा भूल गए, मतलब डांस की रियलिटी को भूल गए। मुझे पता है, शायद मैंने भी डांस जो मतलब मुंबई में भी अपने जो DID हॉल्स वगैरह, वहाँ पे रिहर्सल्स किए। मैंने खुद रिहर्सल्स देखे, 8-8 घंटे रिहर्सल्स करते। आज एक वर्कशॉप किया तो हमारे रील्स वायरल हो गए, बस ख़त्म, वहीं से डांस क्लास स्टार्ट हो गया। मुझे एक सवाल बहुत अच्छा पूछना था कि एज एन पेरेंट्स में, मेरा बच्चा है 5-6 साल का, जो भी 10 साल का है, मुझे डांस क्लास स्टार्ट करना है। मेरा बस यही होता है पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा टीवी पे दिखे, टीवी पे सबको दिखना है, बट उसका कोई तो रोड मैप होता है सर, राइट। डांस क्लास लगाया तो बस प्रेशराइज आता है कोरियोग्राफर के ऊपर, भाई इनको तो अभी टीवी पे दिखना है, तो मुझे वो रोड मैप चाहिए
कि जिससे आप बस गाइड कर सके कि ऐसे नहीं, ऐसे पहुंचा जाता है यहाँ तक। बराबर, बहुत सिंपल है सर। ये जब पेरेंट्स ये अपने बच्चों को बहुत, और अब शायद डांस के कोरियोग्राफर को भी, जो डांस क्लास का कोरियोग्राफर है उसको इतना पुश करते हैं कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ मेरे बच्चे का, पर मेरा बच्चा टीवी पे कब आएगा। तो मैं उन पेरेंट्स के लिए ये बताना चाहता हूँ कि ना इसका एक रोड मैप है जो सर पूछ रहे। और ये मैप क्या होता है कि पहले तो अच्छे डांस क्लास में आप एडमिशन लो, उसके बाद उस बच्चे को बेसिक्स क्या है डांस का वो समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा बेसिक है डिपिंग आना चाहिए उसको, राइट। फर्स्ट पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन क्या है, फिर उसको ये समझना है कि डांस में लेवल्स होते हैं जिसको हम कोरियोग्राफर कहते हैं, ग्राफ होता है, वो ग्राफ अपने बॉडी का ग्राफ आपको कैसे ऊपर नीचे करना है डांस करते वक्त, ये आपको समझाना है। ये डांस टीचर या वो डांस कोरियोग्राफर है वो समझाएगा, जो प्रेशराइज नहीं करेगा। शायद कोई बच्चा 6 महीना लेगा, कोई बच्चा 1 साल लेगा, कोई बच्चा 2 साल लेता है। फिर उस कोरियोग्राफर को पता है कि यार ये बच्चा अभी पहले दिन से लेके अभी 6 महीने हो गए, ही इज़ वेल ट्रेंड नाउ, इसको मैं सेकंड लेवल पे लेके जाऊंगा। बेसिक के ऊपर एक दूसरा लेवल होता है जिसको हम मीडियम लेवल कहेंगे आपको समझने के लिए। तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे स्टेप सिखाए जाएंगे जहाँ पे आपको एलिवेट होना है डांस में, आपको फ्लोर पे जाना है, आपको कैसे ट्रांजिशंस पे वर्क करना है, आपके बॉडी मूवमेंट्स कैसे एनर्जी थ्रो कर सकती है और कैसे सॉफ्टनेस थ्रो कर सकती है, उस पर वर्क कराएंगे। फिर और 6 महीने बाद कोरियोग्राफर को पता चल जाएगा यार 1 साल में बहुत अच्छा बन गया है ये लड़का या लड़की, अब इसको एकदम टॉप नॉच लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे इसको वाओ फैक्टर्स सिखाएंगे। अब लोगों को वाओ फैक्टर्स लगता है चेस्ट पे गिरना, पीठ पे गिरना, सर पे गिरना, नहीं, वो तुम्हारा एक्स फैक्टर है। अगर तुम्हारे पास वो एक्रोबैटिक का फील है या वो बी-बॉइंग की ट्रिक्स है या वो जिम्नास्ट की ट्रिक्स है, वो आप डांस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसको आप डांस मत समझो पर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। थर्ड लेवल है जहाँ पे आपको सबसे टॉप नॉच के कोरियोग्राफी सिखाई जाती है, थोड़ी हार्ड लेवल की कोरियोग्राफी सिखाई जाती है, फास्ट कोरियोग्राफी सिखाई जाती है। ये 3 लेवल पार होने के बाद आप टीवी पे अभी भी नहीं आओगे। ये 3 लेवल पार करने के बाद वो कोरियोग्राफर बोलेगा चल यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, वहाँ पे ना शायद धर्मेश सर जज है या पुनीत सर जज है, उनके सामने तू परफॉर्म कर, क्योंकि अभी बारी आती है कॉन्फिडेंस की। तू सीख तो गया है क्योंकि तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूँ, इसलिए मेरे सामने तू अच्छा कर रहा है। अब थोड़ा दुनिया के सामने और बहुत बड़े लोगों के सामने जिसको तूने टीवी पे देखा है परफॉर्म करते हो और तू चाहता है कि मैं उनकी तरह बनूं या उनकी जगह कैसे वो टीवी पे आए वैसे मैं आऊं, तो आपको बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स करने पड़ेंगे। वहाँ पे जीतना ज़रूरी नहीं है पर उस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, उन लोगों के सामने डांस करना, जीतो हारो वो अलग बात है, पर कितनी ताली आपको बज रही है उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट कितना ग्रो हो रहा है। हर जगह आपको परफॉर्म करना है। चलो आपने 50 कंपटीशन कर लिए, इसमें आपके 2 से 2.5 साल चले गए एग्जाम्पल। अब इसके बाद आपको खुद के वीडियोस डालने हैं क्योंकि रील का ज़माना है, तो बिना रील डाले कोई नहीं रहता आजकल। चलने का रील हो, भागने का रील हो, जिम करने का रील हो, हर कोई डाल रहा है। खाना बनाने का और मैं खाता कैसा हूँ इसका रील भी डालते हैं। तो उसके बाद आप खुद के ऐसे वीडियोज़ बनाओ, वहाँ पर देखो आपका कॉन्फिडेंस दुनिया के सामने तो सही था। अब जब रील डालोगे तो शायद आप इंडिया में अगर रहते हो तो इंडिया के बाहर भी जाओगे, तो और जो अननोन लोग तुम्हें देखने वाले हैं वो तुम्हें कैसे प्रेस करने वाले हैं, वो तुम्हें कैसे कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा है या और ऊपर जा रहा है। अब ये सब होने के बाद एक खुद को चांस दे दो, कहा तो ऑडिशन दो, जहाँ पे आप अपने आप को कहाँ देखते हो। ऑडिशन जाते वक्त ना लोगों को सिलेक्ट होना है। मैं ऑडिशन गया था जब 2010 में, तब मैंने खुद को अपने आप टॉप 12 में देख लिया था कि मैं ऑडिशन जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को टॉप 12 में देखूंगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से और इस माइंडसेट से गया था, क्योंकि हमारे ज़माने में हमारे पास सिर्फ 3 कंपटीशन हुआ करते थे, एक गणपति उत्सव में, एक नवरात्र उत्सव में और एक 31st कार्ड। तो ये 3 कंपटीशन के लिए मैं मरता था और मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं दुनिया के सामने नाचूं, जीतू हारू फरक नहीं पड़ता है, पर किसी से 50 रुपया, सावंत काकांकडून 100 रुपये, कांबळेंकडून 200 रुपये, मंडळाकडून ये डांस करके ही मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं जब मेरा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि अब मैं जाऊंगा तो सिलेक्ट होने ही जाऊंगा, नहीं तो मैं इस ऑडिशन को जाऊंगा नहीं। Exactly. तो यस, अगर टीवी पे आना है और अगर आप ये सवाल हक से पूछते हो कि मेरा बच्चा टीवी पे आना चाहिए, तो अपने बच्चे को 3 से 4 साल दो, तब जाके आप टीवी पे जाने का मौका पा सकते हो और ले सकते हो। और एक एग्जांपल सर, अगर टीवी पे आना तुम्हें लगता है सक्सेस है, नहीं, टीवी पे आना एक बहुत बड़ा फेलियर का चांस है, क्योंकि टीवी पे शायद 3 महीना आ जाओगे, चौथे महीने आपकी सोसाइटी में ना आपका मिरोनुक निकलेगा, अरे मेरे सोसाइटी का लड़का है, मेरे एरिया का लड़का है, चलो। 5वें महीने ना आपको आपके सोसाइटी वाले ही ना चाय कॉफ़ी के लिए बुलाएंगे, अरे तू टीवी पे आता है मेरे घर पे आना चाय कॉफ़ी के लिए। अब 6वें महीने में वही सोसाइटी के लोग बोलेंगे, अरे टीवी पे आता था, अभी कुछ करता नहीं यार, घर पे ही दिखता है, क्या करता होगा, क्यों गया था ये टीवी पे। तो सबसे बड़ा फेलियर है टीवी पे आना। अब टीवी पे आने के बाद, टीवी पे आना सिर्फ आई थिंक एक स्टेप नहीं, एक 2 स्टेप का पुश है।
2 स्टेप का पुश कहूँगा मैं, पर उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है और बनानी है। क्योंकि टीवी पे तो आ गए, लोगों ने आपको प्यार कर दिया, लोग आपके फ़ैन बन गए, लोग आपके साथ शायद सेल्फी लेना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, पर आपको उसके लायक भी बनना है कि आप जब वो ऑटोग्राफ दे रहे हो, आप वो जो फोटोग्राफ दे रहे हो, क्या आप किसी के इंस्पिरेशन बन रहे हो या एज अ फैन या एज अ फेम दे रहे हो। तो मैं जब किसी को फोटो दे रहा हूँ या मैं किसी को साइन दे रहा हूँ जो मेरा ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हुआ है अभी, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैंने कुछ तो अच्छा किया है या मैंने किसी के सपने को ज़िंदा किया है, तब जाके ये फोटो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि लोग आजकल वो फोटो लेके भी स्टेटस पे डाल रहे हैं और लोग को ये नहीं समझ रहे कि वो इंस्टा का स्टोरी या आपका व्हाट्सएप का स्टेटस भी उसको 24 घंटे में डिलीट कर रहा है। तो सोचो 24 घंटे की दुनिया में आपको कितना कुछ सीखना है। तो टीवी पे आना इज़ नॉट कंपलसरी। येस, टीवी पे अगर आना है तो उसके बाद आपको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों के बहुत बड़े इंस्पिरेशन बनने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर किया आपने सारी चीज़ों को। बहुत सारे लोग मीत लेके बैठते हैं कि 4 महीने में डांस क्लास में जाएगा तो ठीक आएगा, साल में आएगा। है जो आप बोल रहे हो सारी ना, 4 महीना। बहुत बच्चे जैसे गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे रूपसा हो, फ्लोरिना हो, तेजस वर्मा, अभी जो बहुत छोटे उम्र में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ये गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं। तो उनके अंदर वो डांस होता है, पर कई डांस क्लास के जाने के बाद ना 4 महीने में वो ऐसे बन जाते हैं, यार ये इतने अच्छे कैसे है। बच्चे को 2-2 साल लग रहा है पर वो गॉड गिफ्टेड है। तो आपको अपने बच्चे को भी समझना है कि वो कितना डांस कर पाता है। आजकल मुझे भी बहुत रील्स आते हैं बच्चों के, सर मेरा लड़का और मेरी लड़की ना क्या डांस करते हैं, देखो ना सर एक बार। तो मैं बोलता हूँ हाँ चलो आप इतना बोल रहे हो तो एक बार वीडियो भेजो। अब वीडियो में वो क्या कर रहे हैं, वो रील वाले बेसिक स्टेप्स, वो मूवी या स्टार में जो गाने में जो सिग्नेचर स्टेप कर रहा है वही स्टेप करके तुम लोग समझो कि वो अच्छे डांसर है। नहीं, तुमने कुछ देखा है, तुम उसको कॉपी कर रहे हो। तुम अगर कुछ सीखे हो और तुम अपना कुछ क्रिएट करते हो तो आप कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव टैलेंट के पास आते हो, तब जाके वो आपको मजा आएगा। सो सर, इसी से लेके मेरा एक सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है। जैसे कि आप बहुत सारे शो जज करते हो, ऑडिशंस लेते हो, DID में मुझे लगता है पैनल में आपने बहुत सारे ऑडिशंस भी लिए। मैंने भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के ऑडिशन दिए हैं, मैंने खुद दिए हैं। तो आप एज एन जज टीवी राउंड के लिए आप क्या स्किल देखते हो बच्चों में, क्या डांस होना चाहिए, क्या वाव मोमेंट होना चाहिए? एक शॉर्टकट में बस हमारे डांसर्स कोरियोग्राफर को या तो पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सारे पेरेंट्स, डांसर्स और सारे कोरियोग्राफर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं जजिंग पैनल पे बैठता हूँ तो सबसे पहले मैं जज नहीं होता, वहाँ पे मैं ऑडियंस होता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप टीवी पे आने वाले हो या कोई स्टेज पे आने वाले हो तो आपको ऑडियंस का दिल जीतना है। तो सबसे पहले डांस की क्लैरिटी कितनी अच्छी है वो देखता हूँ। अब वाव फैक्टर मतलब दिमाग से निकालो कि स्टंट्स है या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने कभी देखी नहीं। डांस भी आपका वाव हो सकता है जिसमें एक्सप्रेशंस वाव हो सकते हैं, आपकी बॉडी का फ्लो हो सकता है, आपकी बॉडी के मूवमेंट्स हो सकते हैं। और सबसे तीसरी चीज़ मैं कॉन्फिडेंस देखता हूँ कि आप खड़े भी कितने कॉन्फिडेंटली होते हो और आप अपने आप को बेच कितना अच्छा सकते हो। बिकॉज आपको अपने आप को बेचना पड़ेगा, तब जाके मैं आपको खरीदूंगा। पैसा नहीं लगता इसके लिए। आपका टैलेंट अगर मुझे जितना अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्शन में देखता हूँ। बिकॉज ये सब चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि डांस का ऑडिशन देने तो 1000 लोग आ जाते हैं, पर 1000 लोग को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें से कौन आपको अट्रैक्ट करता है, कौन ऐसा है जो सच में अपनी जिद दिखाता है, अपना पैशन सच करना चाहता है और उसकी मेहनत, मतलब अगर उसका पसीना भी गिरता है ना, उस पसीने में ना वो खुशबू होनी चाहिए जिंदगी में आगे जाने की और अपने कला में आगे जाने की। क्योंकि हम कला नहीं देखते, हम कलाकार देखते हैं। अगर वो बंदा अपने कला को अपने मेहनत के थ्रू आकार दे रहा है तो उसमें वो कलाकार होने की क्षमता है। तो जब मैं जज रहता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ। तो आप शायद 4 साल मेहनत कर रहे हो तो भी शायद आप सिलेक्ट नहीं होंगे, और बहुत लोग 4 महीने मेहनत करते हैं वो भी सिलेक्ट होते हैं। पर उनको पता है कि आपको या तो घोड़ा बनना है या तो गधा बनना है। क्योंकि गधा को भी पता है कि मेरे को ना पुणे पहुँचना ही है, तो मुझे पता है 4 घंटे के हो, मैं 1 दिन लूँगा। और घोड़ा बोलता है यार 4 घंटे को मैं 3 घंटा कैसे करूँ, उस पर वो ज़्यादा मेहनत करता है। तो लाइफ में घोड़ा बनो, क्योंकि गधे तो पूरी दुनिया बनी हुई है। सही है। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा सवाल का आंसर दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑडिशंस देते हैं। अभी बस एक सवाल था मेरा, आप आज 2026 मतलब चल रहा है, तो 10 साल पहले डांस कैसा था? और मेरा एक ही कनेक्टेड सवाल है, अगले 10 सालों में आप डांस को या तो कोरियोग्राफर्स को मतलब कहाँ देख रहे हो, या तो डांस क्लासेस को कहाँ देख रहे हो? मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे डांस क्लासेस बंद हो रहे हैं, बहुत बच्चे डांस क्लासेस में कम आ रहे हैं।
मैंने एक्चुअली बहुत देखा है, मतलब हमारे पास, आपके पास 100 200 बच्चे आने के, डांस क्लासेस एक ही ऑप्शन होने का। अभी आया है, यूट्यूब आया है, रील्स आया है, स्नैपचैट, एवरीथिंग, मतलब कनेक्टेड बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत ईजी हो चुका है। तो आप डांस को लेकर और डांस क्लासेस या तो रियलिटी शोज लेके अगले 10 सालों में क्या देख रहे हो, कैसा है? जैसे कहा सर आपने, 2016 तक, आई थिंक 2017 तक डांस बहुत अच्छा चल रहा था, डांस क्लासेस चलते थे, लोग अच्छा कमाते थे और लोग सीखने की चाह रखते थे। उसके बाद ये सोशल मीडिया, आई थिंक ये टिकटॉक ऐसे ऐप्स आ गए और सोशल मीडिया का क्रेज़ आ गया। तो अभी 2026 है सर, बहुत सारे डांस क्लासेस बंद हो रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा है ये सोशल मीडिया, क्योंकि उनको पता है कि अब मैं अगर वर्कशॉप में नहीं भी जाता हूँ या नहीं जाती हूँ या मैं क्लासेस नहीं जा पाता हूँ, तो कोई ना कहीं मेरे को बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं जिसको डाउनलोड का ऑप्शन है, या मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर लूँगा और जो मैं क्लास में 2 महीना दे रहा हूँ, मैं 10 दिन में ये सीख लूँगा। तो यार लोग अभी डांस क्लास जाना बंद कर चुके हैं। अब यूट्यूब पे आपको इतने सारे बेसिक ट्यूटोरियल्स हर स्टाइल के मिलते हैं, वेरिएशन मिलते हैं। तो अब मैं सिर्फ सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो उस वीडियो को 10 दिन देख के उसके बेसिक्स सीख रहा हूँ। तो अब मुझे एक डर है कि 2036 तक मैं नहीं चाहता कि डांस क्लास बंद हो, बिकॉज आप जितनी ट्रेनिंग लोगे आप उतने डांस में एजुकेट होंगे। आप ट्रेनिंग अगर नहीं लोगे तो आप सिर्फ डांस करोगे लाइक्स और व्यूज़ के लिए, पर उसमें आप ना करियर बना पाओगे, ना उसमें आप पैसा कमा पाओगे, ना उसमें आप किसी को उस लायक बना सकते हो कि वो भी पैसा कमा पाए। तो मुझे एक चीज़ का डर है कि कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया और ये रील इन डांस क्लासेस को जो मेहनत करते हैं सच में, और वो जो चाहते हैं कि एज ए डांस क्लास टीचर मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूँ मेरे थ्रू इन बच्चों का सपना पूरा हो। तो बस डांस तो बहुत ग्रो होने वाला है, क्योंकि 16 से लेकर अभी 26 में डांस की स्पीड, क्लैरिटी, उसका जो डेफिनेशन है वो बहुत चेंज हो गया। और 2036 तक अगर मैं जाता हूँ तो ये बहुत आगे तक जाने वाला है। डांस का नाम बहुत बड़ा होने वाला है, कोरियोग्राफर्स का नाम बड़ा होने वाला है। क्योंकि अगर आपने अभी देखा फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारे एक्टर्स, अभी का जो जॉनर है या अभी का जो पैटर्न चल रहा है डांस का, तौबा तौबा लेके हो या भूल भुलैया गाना हो, जो फुटवर्क्स अभी ज़्यादा चलते हैं, उस चीज़ों पे भी सारे लोग वर्क कर रहे हैं, सारे एक्टर्स वर्क कर रहे हैं कि यार आज डांस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पहले ज़माने में सिर्फ आपको हाथ फैलाने थे, अब हाथ नहीं फैलाने, आपको पैरों पे भी थिरकना है, तब जाके लोग आपको, बस हमें रियल चीज़ें चाहिए। हाँ। देखो, सबसे पहले तो आपने डांस के बारे में बस पॉजिटिव बोला है, क्योंकि मेरी जान है, आपकी भी जान है डांस। yes. हम लोग अगले 10 साल में पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। 100% हम लोग उतना प्यार करते हैं, लगाव करते हैं वो चीज़ों को लेके। मुझे ये बताओ सर, एज एन मैं कोरियोग्राफर हूँ, 10 साल पहले जो मैं कोरियोग्राफी करता था, बस वही पैटर्न अभी चलने वाले, या तो अगले 5 साल चलने वाले, कि या कोरियोग्राफर को अपडेट करना पड़ेगा खुद को? यस, कोरियोग्राफर को अपने आप को अपडेट करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज पहला जो पैटर्न है वो चलता था, तो अभी जो जनरेशन चेंज हो रहा है, जो व्यूअरशिप है, हमारे टाइम पे थी कि वहाँ पे एक्सप्रेशन भी ज़्यादा दोगे तो कहीं ना कहीं डांस कनेक्ट हो रहा था। पर अभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपडेट होना है, अपने आप को चेंज नहीं करना है। आपका जो पैटर्न है उसको रख के उसमें 2 पॉइंट्स और ऐड करने हैं अपडेट होके, जहाँ पे आप अपना फील भी रखो और अभी जो ज़माना है उसको भी उस फील में लाओ। क्योंकि अब जब मैं वर्कशॉप्स लेता हूँ, आई थिंक मैं अकेला बचा हूँ जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टाइल को ज़िंदा रख रहा है। पर अभी भी मैं वो पैटर्न को, अपने पैटर्न को अभी के पैटर्न में मिक्स करके लोगों को सिखाता हूँ, ताकि वो मेरा पैटर्न भी समझे और अभी का पैटर्न भी उनको समझे, और ये दोनों पैटर्न को वो एंजॉय करे, एंटरटेन हो जाए और समझे कि बॉलीवुड स्टाइल करना भी कितना डिफिकल्ट है। मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड स्टाइल नहीं है। बॉलीवुड मूवीज़ में अगर गाना, बॉलीवुड गाने पर अगर आप डांस करते हो तो उसको बॉलीवुड स्टाइल कहा जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बट मैं कहूँगा कि मैं दिल से डांस करने वाला बंदा हूँ, दिल से कोरियोग्राफ करने वाला बंदा हूँ, और मैं मास ऑडियंस को कनेक्ट करता हूँ। तो सारे कोरियोग्राफर्स को थोड़ा सा अपडेट होना है, ज़्यादा अपडेट नहीं होना है, कि अभी का ज़माना और मेरा ज़माना मैं कैसे कंक्लूड और इंक्लूड कर सकता हूँ, ताकि लोगों का दिल आप अभी भी जीत पाओ और लोगों से आप अभी भी कनेक्ट हो सको। एक चीज़ बहुत नोटिस की है, मेरे लाइफ में भी हुआ है ये सारी चीज़ें, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के लाइफ में हुआ है, कोरियोग्राफर्स के लाइफ में हुआ है। हम लोग जो स्टूडेंट को सिखाते हैं, कुछ टाइम के बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो कहीं और 2 किलोमीटर के बाद वही डांस क्लास चलाते हैं। बहुत सारे डांस क्लास चल रहे हैं और बहुत सारे डांस, मतलब जिन्होंने सीखा है उनको एक क्रेडिट नहीं देते हैं। लाइक कि मैंने रील से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, कहीं और काम मिल गया तो बस वो सर को हाथ ऐसे होते, सर ऐसे ही थे, वो सारी चीज़ें होती है। मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए,
और पेरेंट्स ने एज एन क्या देख के डांस क्लास में लगाना चाहिए, रील देख के या रियलिटी देख के? सबसे पहले मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर दूंगा। डांस क्लास में डालना रियल देख के, राइट। ओके, रियलिटी देख के डालना, रील देख के नहीं डालना। दूसरी चीज़ सर, आप जो कह रहे हो कि अगर आपके पास किसने सीखा है और वो कहीं ना कहीं 2 या 1 किलोमीटर दूर एक क्लासेस खोल देता है, एक फैक्ट चीज़ बताऊंगा कि सबको आगे जाने का मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि सबको आगे जाना है, कुछ ना कुछ कमाना है, अपना खुद का भी नाम लेना कमाना है। लेकिन एक रिस्पेक्ट रखो, एक दायरा रखो खुद के लिए कि अगर आप किसी गुरु के पास सीखे हो तो उस गुरु के एक परमिशन लो कि आज से मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ सर, आपकी दुआ से, आपके ब्लेसिंग से, क्योंकि जो कुछ भी सिखाऊँ मैं आपके पास सिखाऊँ और आपसे ही सीख के मैं एक मेरा नया वेंचर या नया क्लास खोलने जा रहा हूँ। True. और ट्राई करो कि वो नज़दीक ना हो, वो थोड़ा दूर हो और अलग एरिया में हो, जो आपके जो गुरु है जिनके पास आप सीखे हो उनके स्टूडेंट्स आप ना खींचो। आप एक नई एरिया में जाओ जहाँ पे आप एक फ्रेश स्टार्ट करो, फ्रेश बच्चों के साथ, फ्रेश सपनों के साथ, और उनके सपनों को पूरा करो। और जब भी आप कहीं अगर आपका क्लास अच्छा चलता है और आपको कोई पूछता है कि आपने किसी के पास सीखा है क्या, तो यार बोल दो कि यस ये मेरे गुरु है, Yes. इनके पास मैं सीखा हूँ। उससे आपकी रिस्पेक्ट और आपका नाम और आपका करियर बहुत बड़ा होगा। Yes. ना कि झूठ बोलो कि यार मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, मैं रील से सीखा हूँ और मैंने खुद से खुद को बनाया है। नहीं, खुद से खुद को बनाया है तो सच है, पर अगर आपने किसी से अगर 1 महीना भी सीखा है और आपने अपने कला को, अपने आर्ट को थोड़ा सा ग्रो किया है, तो वो आपका गुरु है। तो आपको हमेशा अपने गुरु का नाम लेना है और बोल दो कि यस मैं इस सर के पास, इस स्टूडियो में मैं सीखता था। 2 साल मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को Right. ग्रो किया, उनकी परमिशन से मैंने अपना स्टूडियो खोला और आप आज उनके वजह से मैं मेरा भी सपना पूरा कर रहा हूँ। हालांकि वो गुरु भी उनको सपोर्ट करेंगे। यस, क्योंकि आप अगर उनका नाम नहीं लेते हो और आप उनके अगेंस्ट जाते हो तो कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिविटी अपने काम में भी और अपने सपनों में डाल रहे हो। पर आपका गुरु कभी भी आपको बद्दुआ नहीं देगा, वो हमेशा दुआ ही देगा। भले मेरा नाम नहीं लिया है या मेरे से नज़दीक क्लास खोल दिया ताकि मेरे बच्चे छीन लिए, बट वो कोशिश करेगा कि यार तू भी आगे जाए पर मेरे पेट पे लात मार के आगे नहीं जाए। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा यस आप आगे जाओ ज़िंदगी में, आप अपना सपना पूरा करो, पर आप जिसके पास सपना कैसे पूरा करते हैं वो सीखने गए हो और सीखे हो तो उस गुरु की एक इज्जत होती है। पैर छू के नहीं, सिर्फ नाम लेके भी अगर करोगे ना तो बहुत सारी दुआ मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है, ट्रू, एकदम सही बोला है आपने। जो कि आजकल के बच्चों को उतनी समझ नहीं की, लाइक बहुत कुछ होता है आजकल के बच्चों के दिमाग में पैसा है ना, राइट। जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन गामा आने वाले सारी चीजें। बच्चों के दिमाग में इतना पैसा है कि मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। भाई अभी रिस्पेक्ट गई साइड में, अब मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है। तो मैंने किससे सीखा है मेरे को बताना नहीं है, मेरे को झूठ बोल के भी अगर पैसा कमाना है तो मैं कमाऊंगा। राइट। और एक सवाल था बहुत अच्छा, बहुत सारे मैं पेरेंट्स देखता हूँ, मैं भी कहीं जजिंग को गया या तो गेस्ट करके गया, आप भी जाते हो, आपको बहुत सारा तगड़ा एक्सपीरियंस इस चीज़ में। तो बहुत सारे लोग है ना, बहुत सारे जगह पे जीतते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन हार गया ना, पेरेंट्स को ऐसा दुख हो जाता है ना कि लाइक मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है कंपटीशन में, या तो जज में ही गड़बड़ है या तो कुछ सेटिंग ही हुआ है। तो इस चीज़ में आप कहना क्या चाहते हो कि लाइक हाँ कोई ना कोई पॉइंट वो जज ने नहीं देखा होगा, इन्होंने देखा होगा, या तो कोई और कॉम्पिटिटर अच्छा होगा इस कंपटीशन में, तो उसको कितना पॉजिटिवली कैसे लेना चाहिए एज एन पेरेंट्स, एज एन स्टूडेंट। मैंने बहुत देखे जो अच्छे सर बच्चे हैं, जीते सब जगह, एक आध जगह हार गए ना, रो देते, निगेटिव बोल देते, पेरेंट्स भी नहीं, इनको नहीं पता, ये जजिंग नहीं कर सकते अच्छे से, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अभी चल रहा है ये रियल। ये बहुत जगह कब होता है, ये जब मैं जजमेंट करने जाता हूँ तो हर कोई अपने एरिया में शेयर होता है ना, तो अपने एरिया में वो लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करते हैं तो जीत जाता है। जब वो अपने एरिया के बाहर आता है और मुझे कौन कैसा जजमेंट कर रहा है मुझे नहीं पता, मैं जब जजमेंट करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये मेरा दिल कैसे जीत रहा है, इसका परफॉर्मिंग वैल्यू कैसा है, ये सिर्फ डांस करता है या वो डांस की इमोशन को जीता भी है, इस डांस की इमोशन को समझाता भी है, क्योंकि हर गाने का एक इमोशन है। तो ऐसे बहुत लोग हैं आज भी। जब मैं रिज़ल्ट अनाउंस करता हूँ तो सबसे पहले मुझे पता है मैं अनाउंस यही करता हूँ, अब मैं जज था, अब रिज़ल्ट अनाउंस के बाद आप लोग मुझे जज करोगे, क्योंकि आपको दिमाग में सवाल आएंगे कि मैं क्यों नहीं जीता, यार मुझ में क्या कमी थी। सबसे पहले ना आप सवाल पूछने आओ ही मत जज को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज आप क्यों नहीं जीते हो। दूसरी चीज़, आजकल के हर बच्चे एक ही डांस लेके हर सिटी में जाते हैं। सही है। अगर किसी ने जोगवा किया है
तो वो जोक हुआ ही 1.5-2 साल से कर ही रहा है भाई हर जगह। और मेरा मानना ये है कि आप अगर मेरे सामने दोबारा आ रहे हो, मैंने देखा है ये चीज़ आप मेरे सामने अगर आप दोबारा आ रहे हो तो आप कुछ नया लेके आओ। Right. और अगर आप सेम डांस करने वाले हो तो उसमें एक नया एलिमेंट डालो, ताकि क्योंकि मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैंने अगर आपको परफॉर्म करते हुए देखा है तो वो परफॉर्मेंस मेरे दिमाग में रहता है, तो वो मेरे इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा यार। पहली बार हेरा फेरी देखूंगा तो हंसूंगा, दूसरी बार दोस्तों के साथ देखने जाऊंगा तो दोस्तों की वजह से हंसूंगा, तीसरी बार शायद मैं सोने जाऊंगा क्योंकि मुझे पता होगा कहाँ पे हंसना और कहाँ पे रोना है, तो तीसरी बार मुझे आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर उस कॉम्पिटिशन में कल आप जीते हो, आज आप नहीं जीते हो, तो ठीक है, आज आप में कमी थी या आज आपकी एनर्जी में कमी थी, आज आपका परफॉर्मेंस हम तक नहीं पहुंचा, इट्स ओके। आप रोज़ नहीं जीत सकते, पर आपको रोज़ सीखना है। ये तो मानो आप हार एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, पर आपको हमेशा जीतना है। हमेशा जीत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी जो शोकेस में रहेगी, इसलिए उसको शोकेस कहा जाता है। जिस ट्रॉफी को भी गंज लग जाता है उसको पीताम्बरी से घसते हो ताकि आप जीते हो, ये दिखाना है आपको। तो मैं मानूंगा अगर आप उस कॉम्पिटिशन में नहीं जीतते हो, पर बिना जीते भी आप बहुत लोगों का दिल जीतते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात की आपने। मुझे अभी थोड़ा स्विच होना है ये सवालों से। और डांस के बारे में बात कर ली, कोरियोग्राफर्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। हालांकि मैं कोई पेरेंट्स को दोष नहीं देना चाहता हूँ, बस राइट सोचने की मतलब सलाह दे रहे हैं हम लोग, बस इतनी कोशिश कर रहे हैं, किसी को डोमिनेट नहीं कर रहे। आजकल सबको करना सही, सब अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखो तो उसको कैसे बड़ा करना है ये भी समझाओ। यस। मैं बस स्विच करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, बहुत सारी रील्स रहती है, फोटोज रहते हैं। मेरे जो बप्पा है आपके भी वही बप्पा है। हर एक चीज़ में शुरुआत में आपका होता है बप्पा लक्ष्य ठो, बप्पा लक्ष्य राहू दे, बप्पा आस राहू दे। मैंने अभी गाड़ी भी देखी, गाड़ी पे भी बप्पा का है। तो मुझे वो ग्रेटफुलनेस बहुत अच्छी लगी। तो अपने लाइफ में ग्रेटफुलनेस, लाइक कोई भी काइंड, लाइक ग्रेटफुलनेस का क्या मीनिंग है आपके लाइफ में? क्या समझते हो ये चीज़ को? मतलब आप जो भी हो आज, कितना ग्रेटफुल वो चीज़ के लिए, लाइफ के लिए क्या ग्रेटफुल हो, और वो अपने लाइफ में रहना कितना ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि मैं गणपति का फ़ोटो हर दिन पोस्ट करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरा एक टैगलाइन है बप्पा लक्ष्य ठेव, जो बहुत लोग फॉलो करते हैं अभी। तो एक ज़माना था जहाँ पे मैं भगवान को इतना नहीं मानता था। ये बहुत पहला है, 2003-2004 में। ऐसा था कि यार खुद ही करना है सब, हम पैर छू के क्या ही करते हैं, मतलब वो एक शक्ति है, पर हमें मेहनत करनी है ना। अब रोज़ सुबह जाके मैं पैर छू, उनको प्रसाद दूँ और मेरे को सक्सेस मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। पर एक टाइम आया मेरी ज़िंदगी में, हम 5-6 दोस्त थे, हम चौल में रहते थे। तो हम 5-6 दोस्तों ने बोला यार हम ना 5 साल के लिए गणपति बिठाएंगे, 5 दिन का गणपति बिठाएंगे। तो हमारे अगेंस्ट थे सब लोग, क्या तुम 6 लड़के लोग, हम 6 ही लड़के लोग थे, और तुम क्या 6 लड़के लोग गणपति बिठा रहे हो? तुमको पता है क्या कितना करना पड़ता है, उनका पूजा आरती कितना संभालना पड़ता है, आप कुछ गलत नहीं कर सकते, पाप लगेगा, ऐसा लगेगा। बोला नहीं, हम अच्छे दिल से कर रहे हैं यार, तुमको साथ देना है दो या मत दो। तो वो जो 5 साल थे, हमने 5 साल ही बप्पा को बिठाया हमारे चौल में 5 दिन का, और वो 5 साल में हम 6 लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ। तो पहला साल जब बिठाया, उसके बाद में DID में सिलेक्ट हुआ एज अ कंटेस्टेंट। तो मैं बोला यार ये कुछ तो मैजिक है, मतलब मैं नास्तिक से आस्तिक होने लग गया। ठीक है। दूसरा साल जब हमने बप्पा को बिठाया तो मेरे को नचबले 5 मिला एज अ कोरियोग्राफर, और मैं उसमें फाइनल्स तक पहुंचा और हम सेकंड आए। बोला ये भी अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, कुछ तो बात है। थर्ड साल, और वो 5 दिन बप्पा के जब आते थे, हम 5 दिन काम नहीं करते थे, हम 6 के 6 लड़के लोग बप्पा की सेवा करते थे। हम लोगों को बुलाते थे, प्रसाद देते थे, सेवा करते थे, उनका आगमन हो, उनका विसर्जन हो, बहुत दिल से करते थे। पर हमको कुछ कमाना नहीं था या कुछ गंवाना नहीं था, हमें दिल से उनकी सेवा करनी थी। तीसरे साल के बाद मुझे आया नचबले 6 वापस, और वो सीज़न में जीता। बोला यार कुछ तो, हर साल ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि बप्पा आके ना कुछ एक स्टेप दे रहे और एक पुश दे रहे। आशीर्वाद दे रहे कि नहीं हमें पता नहीं, पर एक पुश दे रहे। फिर आया 4था सीज़न। उसके बाद मुझे सुपर डांसर से कॉल आया, और सुपर डांसर मेरी लाइफ का बहुत बड़ा यूटर्न हो गया, जहाँ पे लोग वैभव को जानते थे, वैभव अच्छा डांसर है, वैभव अच्छा कोरियोग्राफर है, पर मेरे में एक कॉमेडी फैक्टर है जो सुपर डांसर से लोगों के सामने आया। और मुझे भी तभी पता चला कि मुझ में, मैं जो रियल लाइफ में जो फालतूगिरी करता हूँ, पीजे करता हूँ, वो मेरे एक्ट्स में डाल सकता हूँ। राइट। तो ये क्लिक हुआ मुझे उस 4थे साल के बप्पा के बाद। तो ये कहीं ना कहीं है, वैभव तू यार जो बोलता है वो तो एक्ट में डालेगा तो शायद तेरी पहचान और अलग बनेगी। और तब से मैं एज ए एंटरटेनर बोला जाता हूँ या ब्लॉकबस्टर एंटरटेनर बोला जाता हूँ। 5वां साल, जिस साल हमने होम रखा,
हवन रखा, ये सारी चीज़ें रखी। उस साल से मेरे को ना एज अ इंडिविजुअल कोरियोग्राफर मेरे को अवार्ड नाइट्स, छोटे छोटे शूट्स, छोटे छोटे शोज इवेंट्स मिलने लगे, कि उसके पहले मैं सिर्फ असिस्ट करता था और कोरियोग्राफर था टीवी पे। तो तब से मैं भगवान को, मैं धागा, पैरों में धागा, कमर पे धागा, गले में धागा, ये सब बांधने लगा, क्योंकि मैं समझा यार श्रद्धा रखनी है, अंधश्रद्धा नहीं रखनी है, आपको श्रद्धा रखनी है। ये एक ताकत है जो आपके ताकत को थोड़ा सा पुश करती है और आपके ताकत को हमेशा थोड़ा सा बढ़ाती है। और वो 5 साल के बाद मैं हमेशा गणपति को मानने लगा। मेरे हाथ पे उनका नाम है, मेरे गले में उनका नाम है, मेरे हाथ पे उनका पिक्चर है। तो ये सारी चीज़ें मैं बप्पा को मानने लगा, और तब से मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे दिल में हमेशा उनका नाम होता है। और वो ग्रैटिट्यूड मेरे को उनकी तरफ से मिला है। और फिर मुझे पता चला कि आप जो भी ज़िंदगी में, कोई शायद बेसिक हेल्प भी करता होगा आपको, रोड क्रॉस करने में भी हो या दरवाज़ा बंद करने में भी हो, उसको थैंक यू बोल के अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना। क्या बात है। तब जाके आपको वो शायद आपको रोज़ नहीं भी मिलेगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको गॉड ब्लेस यू, तुझं सगळं चांगलं हो, ऐसा बोलेगा तो वो दुआ हमें लगेगी, कहीं ना कहीं प्लस होके हमको मिलेगी। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ इस चीज़ में। पैसा कमाना है, यस पैसा सबको कमाना है, पर पैसे के साथ जब आप दुआ भी कमाते हो ना, तो वो पैसे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा होता है। एग्जैक्टली बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन आपने किया है। हम वो यही कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं लोगों से कि ग्रेटफुल रहो, हर छोटी से छोटी चीज़, छोटी चीज़ों पे ग्रेटफुल रहो। yes. और इसके टच में एक कोई सवाल है, मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या है आपका मतलब मन में, मतलब आपने कोई मैनिफेस्ट की है ऐसी चीज़ और आपको मिली है, जैसे कि बप्पा अभी जो बोल रहे हो वही सारी चीज़, बट ऐसी कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो जो आपने कहीं लिखा हुआ था या तो फील किया था, इस सब चीज़ों में बिलीव करते हो आप? मैं बिलीव करता हूँ, पर ज़्यादा नहीं। मैं कहूँगा 50% बिलीव करता हूँ। यस, मेरी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन जो मेरी है कि मेरा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो, जो मैंने किया मेहनत से, और अभी वही सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन गया है। मैं बहुत इंडस्ट्री में काम करता था, तब मैं लोगों को सिर्फ देखता था कि यार इसके साथ फ़ोटो लेते हैं, यार ये नाम कमा लिया है, मेरा होर्डिंग पे कभी फ़ोटो आएगा क्या। ये सारी चीज़ें मैंने, जैसे कहा, मैं आंखें खोल के इसको देखा है। हाँ। और वो सपना भी, वो मैनिफेस्टेशन भी पूरा हुआ है कि होर्डिंग पे फ़ोटो आना, बस में फ़ोटो लगना, मेरी गाड़ी में मेरे आगे वो बस आना, मैं देखना यार वही तुझा शो है, तो है तेरा शो आने वाला है, तेरा होर्डिंग लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, यस, मैंने जो लिखी थी चीज़ें कि लोग मेरे को जाने मेरे काम की वजह से, और उस काम की वजह से मेरा नाम रहे, और लोग मुझे देख के अपना सपना कैसे पूरा करना है ये समझे, ये सीखे। तो यस, ये मैनिफेस्टेशन मेरे पूरे हुए। मैं 11-11, 10-10, 12-12 में बिलीव नहीं करता, पर मैं उस मैनिफेस्टेशन में बिलीव करता हूँ जहाँ पे आपने जो लिखा है उसको आप कैसा पूरा करोगे। क्योंकि आपने जो लिखा है आपके डायरी में हो, आपके नोट्स में हो, आपके मोबाइल में हो, और अगर आप उसका पूरा कर सकते हो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। राइट। आपको देखने वाला अपने आप समझ जाएगा कि यार इसने जिद और पैशन से अपना सपना पूरा किया। कुछ लोगों को ना चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी होती है, कुछ लोग अंदर से वैसे होते हैं। हाँ। वैसे आप हो। मैं देख रहा हूँ, बातों से समझ रहा है कि कुछ लोग प्योर होते हैं ना। हाँ। उनको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है क्योंकि अंदर से प्योर होते हैं, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को अभी देख के करना पड़ रहा है। हाँ, कुछ लोग तो शायद 11-11 कोई डाल रहा है तो 11-11 उनको पता है क्या, क्यों डालना है, क्यों डालना है, क्या डालना है, उसके 10-10। आप वो मैनिफेस्टेशन क्या, आप यूनिवर्स को कुछ दे रहे हो, और यूनिवर्स आपको बहुत अच्छे से टाइम आने पे वो चीज़ आपको वापस रिटर्न करेगा। बहुत अच्छा। मैं एक्चुअली बहुत बिलीव करता हूँ ये चीज़ों में, और मैंने बहुत कुछ पाया है। ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। और एक सवाल था सर, अगर मैं कोरियोग्राफर हूँ यार, 10 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ इंडस्ट्री में आने के लिए, मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं खुद से लड़ रहा हूँ, बहुत जिद जा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे भी एक टाइम पे ऐसा होता है ना सर कि लाइक रो पड़ते हैं कि नहीं यार, मतलब तेरे से होगा नहीं ये चीज़, गिव अप कर देते हैं। कोई ना कोई घर का प्रेशर आ जाता है, एक टाइम पे एज निकल जाता है। तो लॉकडाउन में कुछ ऐसा ही हुआ था, मैंने भी इसीलिए मेरे कुछ बिजनेस की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये सारी चीज़ों में घर को संभालना है, खुद को संभालना है, खुद की लाइफस्टाइल को संभालना है, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग घूम जाते हैं। डांस डांस डांस, सकाळ संध्याकाळ रात्रि, मतलब अपने मराठी में लाइक पूरे 12 घंटे हम लोग सोए भी तो आगे कल की कोरियोग्राफी क्या करनी है ना, वो नींद में आ जाती है कि हाँ हमें कोरियोग्राफी करनी है। तो इस सब चीज़ों में हम लोग जब थक जाते हैं और गिव अप कर देते हैं और कोई नया बिजनेस की तरफ चले जाते हैं, तो उस चीज़ में कोई कोरियोग्राफर, कोई डांसर को क्या सलाह देना चाहते हो वहाँ से उसको पुश मिलने के लिए? देखो, 2 चीज़ें हैं।
अगर एक डांसर कोरियोग्राफर अपने आप को समझता है, हमेशा आप मूवी का गाना कोरियोग्राफ करना मतलब कोरियोग्राफर नहीं हो, या बहुत बड़ा संगीत करते हो तो आप कोरियोग्राफर नहीं हो। अगर आप अपनी लिमिटेशन समझ सकते हो कि आपने 10 साल दिए हैं एक चीज़ को, 10 साल में भी अगर आप कोई गाने तक नहीं पहुंच पा रहे हो या कोई बड़ी चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप अपने आप को प्रैक्टिकली समझो कि आपकी लिमिट शायद वो चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद एज बढ़ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब आपको उन चीज़ों को प्रायोरिटी रखना पड़ता है, कभी कभी सपनों से पहले उस चीज़ों को प्रायोरिटी रखना पड़ता है। तो मैं अभी तो ज़्यादा क्राउड हो गया, हर किसी को कोरियोग्राफर बनना है, पहले हर किसी को डांसर बनना था, अब हर किसी को कोरियोग्राफर बनना है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपना सपना अगर आप उस लिमिट तक नहीं ले जा सकते हो, तो उस लिमिट को बंद होने से पहले उस लिमिट को उस लिमिट तक ही रखो, जाके आप अपना कोरियोग्राफर बनने का सपना भी पूरा कर सकते हो। उसके साथ साथ कोई अगर बिजनेस चालू कर सकते हो जहाँ पे आपके कोरियोग्राफर की लाइफ को भी ग्रोथ मिले और आपके बिजनेस की लाइफ को भी ग्रोथ मिले। तो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल बहुत सोचना पड़ेगा। 40 साल तक आपको बोलोगे यार मेरे को जाके कोरियोग्राफर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, नहीं बन पाओगे, क्योंकि उस टाइम तक कोई नया बंदा आके अगर अपना मार्केट छीनने की कोशिश करेगा या अपनी जगह छीनने की कोशिश करेगा, और उसके पास अभी का जो रॉ मटेरियल। कुछ नहीं, मैं थोड़ा रोकूंगा। हाँ, मुझे रोकना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो मेरे हिट हो रहा है। हाँ, आपने बोला 35-40 तक के बाद कोरियोग्राफी नहीं कर सकते, हाथ पैर नहीं चलेंगे, सबका यही होता है, तब तक सेट कर लो, एक रियल लाइफ जियो, हाँ, एक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको पैसे आएंगे, जो भी आएंगे। तो 40 साल तक मैंने कर लिया, उसके बाद क्या है, एज एन कोरियोग्राफर, एज ए डांसर, अब क्या एज ए कोरियोग्राफर आप 60 साल तक भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोरियोग्राफर मतलब डांस आना ज़रूरी नहीं है, या उसको स्टेप करके दिखाना, यार हाथ ऐसा होना चाहिए, पैर ऐसा होना चाहिए, नहीं। कोरियोग्राफर वो होता है जो अगर बैठ के भी किसी स्टूडेंट को समझा सकता है कि व्हाट इज। सर बट यहाँ पे एक सवाल ये आता है ना कि जेनजी को अलग कोरियोग्राफी चाहिए, स्क्रीन को अलग कोरियोग्राफी चाहिए, बट वही बंदा 60 साल का बंदा वो ओल्ड स्कूल लेके चलेगा। इफ वो हाथ पैर नहीं चल रहे हो, खुद को अपडेट नहीं कर पाए, या तो दिमाग से कर रहे, असिस्टेंट लेके कर रहे, दैट्स इट, वो एक चीज़ सही है। बट हर एक को एक नया कोरियोग्राफर भी चाहिए आज के ज़माने में। बराबर। आज रियलिटी शोज देखते हो हम, नए नए कोरियोग्राफर चाहिए। मैं मूवीज़ कोरियोग्राफी की तरफ जाऊँगा कि लाइक पीयूष हो गए, बहुत सारे मतलब असिस्टेंट कोरियोग्राफर से अभी बड़े कोरियोग्राफर बन चुके, तो उनकी भी, प्रोड्यूसर्स की भी एक चॉइस होंगी ना कि हमको नए जेनजी को लाना है, नए दिमाग को लाना है, नए पैशन को लाना है। तो इस केस में पुराने कोरियोग्राफर ने करना क्या है? अभी देखो इस केस में अभी ऑब्वियसली अभी जो ज़माना है एक्टर्स का या एक्ट्रेसेस का, अभी मेरे को लगता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक रहा नहीं है। एक्टर ही बोल देता है यार मैंने इसको डांस करते हुए देखा है, तुम कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को ही लो, पर ना टीम में इस बंदे को रखना, नाम गणेश आचार्य का आने दो और ये बंदा मुझे सिखाएगा। तो लोगों को देखने दो कि गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है, पर मेरे को स्टेप इस बंदे से सीखना है। जैसे अगर पीयूष हो, पीयूष गुरुबुले हो, ऐसे बहुत जो लोग हैं अभी के, क्योंकि अगर मैं डांसर आर्टिस्ट हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो डांस है उसका अपग्रेडेशन है वो गाने में दिखे। मुझे पता है गणेश सर जो है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होंगे, वो शायद ये स्टेप नहीं दे पाएंगे जो मुझे देना है, पर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गए। उस स्टेप को कैसे दिखाना है ये काम उनका है, पर उनको बोलो मेरे को पीयूष गुरुबुले या पीयूष भगत इस टीम में चाहिए ताकि वो गाना कोरियोग्राफ कर सके। तो आप जो बोल रहे हो जो ओल्ड स्कूल वाला बंदा है, तो जैसे गणेश मास्टर आज भी तारीख में बहुत लोगों को कोरियोग्राफ कर रहे हैं। बट गणेश मास्टर तो गणेश मास्टर ही है ना। हाँ, सारे तो उनके जैसे नहीं बनेंगे। जैसे उनके पैटर्न के गाने भी बहुत अलग अलग कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं जिनमें हमें फील नहीं आता, हमें मजा नहीं आता है। तो मेरा सिर्फ मानना ये है अगर आप अजय देवगन को कोरियोग्राफ कर सकते हो ना तो आप बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हो, क्योंकि आप ऋतिक रोशन को करोगे तो आपको स्टेप्स नहीं, बहुत लोगों को लगेगा कि ये स्टेप कितना कॉमेडी है, पर ये भी एक स्टेप है जहाँ पे आपने अजय देवगन को नचाया है। क्योंकि अजय देवगन सर जैसा एक आर्टिस्ट पहले ही गाने के शूट पे आके ना आपको बोलने वाला है देख भाई मैं डांस नहीं करने वाला हूँ, तूने कुछ बिठाया तो दिमाग से निकाल दे, वो कोरियोग्राफर का स्किल है। मैं चलूंगा और चलते वक्त क्या हाथ ऐसा शोल्डर हिल सकता है, तुम्हें को बता। अब अजय देवगन अच्छा दिखना, आपका स्टेप अच्छा दिखना, ये सबसे बड़े कोरियोग्राफर को ही आता है, कोई अभी का कोरियोग्राफर आके नहीं कर सकता। नहीं करेगा क्योंकि आपको ऋतिक रोशन जैसा आर्टिस्ट मिलेगा ना तो आपको थाली सर्व्ड मिलने वाली है। आपको अगर ऐसी थाली मिलेगी जहाँ पे आपको खाना पका के उसमें डालना है, तो अगर आप वो कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हो। तो सर आपने जो बोला कि 40 साल के बाद अगर मैं एज ए कोरियोग्राफर नहीं काम कर पाऊंगा तो मैं क्या करूँ, वो हमारे हाथ में नहीं है कि गाना, क्योंकि कोई गाना मांगने नहीं जाता है, कोई शो मांगने नहीं जाता है। पर आप में अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि मैं 50 साल का भी हो जाऊंगा लेकिन मेरे क्रिएटिव थॉट्स
और मेरा स्टेप दिखाने का तरीका और नया करने का तरीका अभी भी जिंदा है, भले बॉडी के थ्रू नहीं पर मेरी टीम के थ्रू। तो आप एज ए कोरियोग्राफर्स लाइफ आप 70 साल तक जी सकते हो। ठीक है, ये तो आपने मतलब अंदर से ही चाहिए कि मैं करूंगा फाड़ूंगा, Yes. लास्ट तक मैं यही करूंगा, क्योंकि ये आज तो अंदर से चाहिए। जैसे मैं अभी 37 ईयर्स का हूँ, Right. बहुत लोग आज के मेरे एज में डांस नहीं कर रहे, सिर्फ कोरियोग्राफी कर रहे हैं, पर मेरे को डांस करना और कोरियोग्राफी करना दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। तो आज की तारीख में भी कोरियोग्राफर्स को भी मैंने देखा है, वर्कशॉप के लिए जाते हैं तो अपने असिस्टेंट को लेके जाते हैं, वो सिर्फ माइक पे बात करते हैं, ऐसा करो वैसा Right, करो, right, right, मूव right. ये करो, एनर्जी डालो, और सिखा रहा असिस्टेंट है। मैं भी अभी यही करता हूँ कि मैं जो मूव सिखा रहा हूँ वो मेरे बॉडी के थ्रू ही उनको समझे। तो ये मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि मेरे अंदर वो एनर्जी रहे ताकि मैं 50 साल तक वो सीख पाऊँ। Right. मेरी टीम है अभी भी, Right, पर right, वो right, right, मेरी right. टीम उतना ही मेरे को हेल्प करती है जितना मैं उनको कहता हूँ। हाँ। तो अगर मैं उनको कहता हूँ यार 4 माले की बिल्डिंग चाहिए, बोलते हैं सर 4 माले की भी रखते हैं, मैं और 2 माला ऐड करता हूँ, 6 माले की बन जाएगी। तो वो एक मज़ा आता है जब करने में कि आपकी क्रिएटिव में क्रिएटिविटी जब ऐड हो जाती है तो और मज़ा आ जाता है। और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत लॉन्ग टॉक चल रहा है, बट बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। मेरे मन में ये भी सवाल था, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम ही बोला था कि स्टार होना बहुत सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप है, बट उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, Yes. वहीं पे स्टार रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने सर सोचा है, सर राघव जुआल, ये भी, ये सब सारे सर, रेमो सर, आप हो, बहुत सारे जो मेन फेसेस है, हाँ, वो अभी तक जिंदा है, अभी तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, टीवी पे है, चैनल्स पे है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है शो जीतकर, रियलिटी शो जीते हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, बहुत अच्छे फेमस थे, आज कहीं नहीं है, गायब हो गए इंडस्ट्री से। तो एक तो उनकी गलती है, या इंडस्ट्री कुछ चुनिंदा लोगों को ही प्यार करती है, या तो कुछ लाइक करती है, ऐसा कुछ मतलब है क्या? क्योंकि वही दिख रहे हैं, मैं तो 10-15 साल से वही देख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि नए लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि सुशांत होगा, बहुत सारे लोग प्यारे हैं, बट कहीं ना कहीं यार डांस प्लस सीजन जिन्होंने जीता वो भी गायब है, कुछ लोग सेकंड आ रहे, थर्ड आ रहे, वो भी गायब है, और जो थर्ड फोर्थ आया था बट वो स्टिल अभी तक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो मैं तो चाहता हूँ ये समझे लोगों को, डांस रियलिटी ना आप करो पर जीतो मत, थर्ड फोर्थ आओ। क्यों पता है? वो लोग में ना ज़्यादा जिद बढ़ जाती है कि मैं जीता नहीं पर मैं लाइफ में अपने काम की वजह से सबके दिल कैसे जीतूंगा। आपने जैसे कहा डांस प्लस के भी बहुत सारे विनर्स हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी वापस वीडियोस बना रहे हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो क्या होता है ना, वो जीत रहे, वो ना शायद बहुत जल्दी जीत जाते हैं लाइफ में। उनको जब भी जीतना है तभी नहीं जीतते, क्योंकि वो लोग को स्ट्रगल ही नहीं देखा है वो लोग ने। तो जीतने के बाद उनको क्या लगता है ना, अब मैं तो विनर हूँ यार, मेरे को कॉल आएगा, मेरे को मैसेज आएगा कि यार तेरे को ना ये काम दे रहे हैं, तेरे को इतना पेमेंट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको टीवी शो आप जीते हो हारे हो, आप सबसे पहले कंटेस्टेंट हो अगर आउट हो चुके हो उस सीज़न में। वैसे बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं, छोटू लोहार, डीआईडी सीजन 1 यस यस, पता है मुझे, पता है। ये लड़का, ये कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुआ और सबसे पहले आउट हुआ डीआईडी सीजन 1 में, पर आज बहुत अच्छे गाने कर रहा है। भोजपुरी हो, रीजनल हो या सिंगल एल्बम्स हो, बहुत बड़े बड़े गाने करके बहुत अच्छे घर में रहता है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ लोगों को, अगर आप जीतते हो तो आपको काम मिलता नहीं है ना, आपको काम मांगना है, पर आपको ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से आपको काम मिलते रहे। आपने ये कहा कि सर अभी तक मैं चुनिंदा लोगों को ही देखता हूँ, जैसे मुझे देख लिया या प्रतीक उत्तेकर हो या वो अन्नू राधा अयंगर है। आज भी हम लोग वो जिद दिखा रहे हैं कि भाई जेनजी आए या जेन अल्फा आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमारी जो चीज़ है जो हम बेचते हैं वो आज भी हम बेच पाते हैं और लोग उसको खरीदते हैं। वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। बहुत सारे लोग हैं, मैं भी नाम नहीं लूँगा उनका, जो विनर्स है, वो घर पे बैठे, काम नहीं मिल रहा है, इतने फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि वो लोगों को जाके कमेंट कर रहे हैं कि तुझे क्या आता है हिप हॉप के बारे में, तुझे क्या आता है डांस के बारे में। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन उनको नीचे। मैंने तो डांस प्लस के फाइनलिस्ट को देखा है रील्स पे ट्रोल करते हुए। वही तो मैं नाम भी नहीं लूंगा, बहुत फेमस नाम लोग नहीं हैं। ले रहा हूँ। एक बंदा है, और रियलिटी शो को पीछे से कि ऐसे ही होता है, फेक होता है, ऐसी सारी चीजें होती है, बहुत जल्दी पैसा, ये भी बहुत होता है, बहुत जल्दी पैसा मिला ना। हाँ। तो उस पैसे को कैसे संभालना है वो नहीं पता चला और बहुत जल्दी वो पैसा ख़त्म भी कर दिया। तो इतना आदत हो गई कि हमें स्पेंड करने की और ज़्यादा बड़ा चीज़ देखने के लिए, रॉयल चीज़ें देखने की। लॉयल नहीं है वो लोग, पर उन लोग को रॉयल रहना है। ना अपने काम से लॉयल है, ना अपने मेहनत से लॉयल है। जीत गए,
वोटिंग से जीत गए, प्यार मिल गया उस दिन, क्योंकि लोग शायद आपकी स्टोरी से कनेक्ट हुए रहेंगे, आपकी मेहनत से कनेक्ट हुए रहेंगे। जैसे कि शो जीतने के बाद जिसको आप वैभव सर बोलते थे उसको आप वैभव बोलने लगे, वैभव बोलने लगे, उधर ही Exactly. आपकी लाइफ डिप्रेशन और खत्म होने के कगार पे जा रही है, और ट्रैक पे आ गई है, पर उनको पता नहीं है कि वो उस ट्रैक पे है, उनको लगता है कि वो सक्सेस के ट्रैक पे ही है। तो मैंने भी देखा है लोगों को कमेंट करते हुए जीतने के बाद, बहुत बड़ा नाम होने के बाद, क्योंकि वर्कशॉप्स भी मिलते होंगे उनको, जजमेंट वर्कशॉप, और वहाँ पे जाके वो लोगों ने क्या क्या कांड किए ये सब भी मुझे पता है, कि ऑर्गेनाइज़र को कैसे, ऑर्गेनाइज़र के साथ कैसे बिहेव किया है, कैसे बता रहे कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं ये चाहता हूँ, ये आना चाहिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आप आर्टिस्ट हो, आप रिस्पेक्ट मांग रहे हो, आपको रिस्पेक्ट मिल नहीं रहा है, इसलिए तो आप ऐसे आर्टिस्ट बनो जहाँ पे आपको सामने से रिस्पेक्ट मिले, आपको सिर्फ बुक किया जाए, और बुक करने के बाद ना सारी फैसिलिटी अपने आप आपको मिल जाए। वो आप एज आर्टिस्ट जब कमाते हो ना, तब आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। अब क्या हो रहा है, वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, उनके पास ना काम है, जब काम मिल रहा था तो काम में भी एटीट्यूड दिखाया है लोगों ने। तो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने एटीट्यूड दिखाया है और बताया कि भाई मैं इसी गाने पे डांस करता हूँ, मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं इसलिए थोड़ी बड़ा हो गया हूँ, मैं विनर हूँ भाई, मैं ऐसे सोफे पे नहीं बैठूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ चाय चाहिए तो पता है चाहिए। मुझे, मैंने तो उनको इवेंट को बुलाया भी है, ऐसे भी लोग हैं, हाँ, मुझे मतलब- पता है बहुत, मतलब यही और- चाहिए मुझे। मतलब मैंने सुना है हमारे सामने वैभव सर बोलना है, और बाहर अरे वो वैभव ना, अरे क्या यार, मतलब ठीक है वो था, उस टीम में था, बट फॉर एग्जांपल मेरे को शायद पॉपिंग नहीं आता होगा, मेरे को शायद कंटेम्प्रेरी नहीं आता होगा, पर हमें समझ है कोरियोग्राफर का मतलब डांस बिठाना नहीं, डांस कैसे बिठाया जाता है, डांस कैसे किया जाता है, उसको ग्राफ कैसे किया जाता है, वो भी कोरियोग्राफर होता है। तुम्हें ये समझना चाहिए, हर कोरियोग्राफर कांट बी अ गुड डांसर, बट एवरी कोरियोग्राफर नोज हाउ टू ग्राफ अ डांसर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आजकल के जो बच्चे जो बहुत जल्दी जीत रहे हैं और अपने आप को इतने बड़े मुकाम पे देखते हैं, वो भी गलती हो गई ना। अभी जीतने के बाद फटाक से दुबई का टूर मिल रहा है, फटाक से इंडिया के बाहर का टूर मिल रहा है, और हमें 23 साल तक अभी ज़्यादा मिला नहीं है इंडिया के बाहर का टूर। हम खुश है, इंडिया के आर्टिस्ट है तो हम इंडिया को ही ग्रो करा रहे हैं, हमें बाहर जाके किसी को ग्रो नहीं कराना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बाहर की स्टाइल ही कर रहे हैं। हम जो कम लोग हैं जो यहाँ के स्टाइल पे ही बड़े हुए हैं और यहाँ के स्टाइल को इंडिया में कैसे आगे बढ़ा के लेके जाना है उस पर ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो उन विनर्स को कहूँगा कि अपना एटीट्यूड घर पर रखो, अपना जो ह्यूमिलिटी है वो अपने साथ लेके चलो, अपना जो आर्ट है वो अपने साथ लेके चलो, और आपका आर्ट कितना बड़ा है इसको भी घर पे रखो। ग्रेटफुल रहो, हाँ, चीज़ों के ग्रेटफुल लिए। रहो, थॉटफुल रहो, और बहुत हम्बल रहो, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़्यादा लेके जाएगी। और जिसने आपको बनाया है और जिसने आपको शायद कमेंट करके भी आपको बड़ा किया है, आपके सपने को साथ दिया है, उसके लिए कमेंट करके कुछ बुरा मत बोलो, क्योंकि आपको भी कुछ आता नहीं था, शायद आप भी गूगल पे पढ़े होंगे या आपने किसी से सुना होगा कि ये चीज़ क्या होती है। मतलब लोगों ने ये तक कमेंट किया है कि आपको हिप हॉप का एच भी आता है क्या, मैं तुझे बताऊँगा हिप हॉप का एच क्या होता है। हिप हॉप में शायद ABCD का ही एच है। हिप हॉप एक ओपन, मेरे को लगता है ओपन बुक है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को क्रिएटिवली ब्लेंड कर सकते हो और लोगों को ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल हो उसको समझा सकते हो कि आप इस आर्ट को कैसे ब्लेंड कर सकते हो। इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करो। एज एन आर्टिस्ट आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप किसी को डिमोटिवेट मत करो। या तो आप वो आर्ट नहीं हो, आपको आर्ट फुकट में मिल दिया है और भगवान भी शायद पछता रहा होगा कि यार इसको कहाँ दे दिया आर्ट मैंने, उससे ज़्यादा दूसरा मेहनत कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो पूछ दे देता तो शायद वो ज़िंदगी में आगे जाता। सही है, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सर, बहुत सारे लोगों का एक मिथ होता है कि रियलिटी शोज में बहुत सारे सेटिंग्स चलते हैं, स्क्रिप्टिंग चलते हैं, बोला जाता है कि लाइक ऐसे ही बोलना है, स्टोरी बताना है कुछ तो इससे सिलेक्ट होगा, तो इसके पीछे का सच क्या है? सबसे पहले कहता मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा कि सेटिंग आपके सिर्फ फ़ोन्स में होता है। सेटिंग करके एक ऐप होता है, वहाँ पे आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। रियल लाइफ में सेटिंग्स नहीं होता। हाँ, रियलिटी शो में भी सेटिंग नहीं होती। अब लोग सेटिंग किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल, राहुल सर, मैंने आपको ना कहीं तो परफॉर्म करते हुए देखा है और मेरा दिल जीत गया आप, और मैंने आपको तभी कमेंट कर दिया है, राहुल सर आप बहुत अच्छा नाचते हो, आई फील कि आप टीवी पे आने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक मैंने इतना साल काम किया है तो आई नो ऑडिशंस कौन लेते हैं। तो जो ऑडिशन कास्ट करते हैं मैं उनको बोलूँगा यार मैंने ना पूना गया था, राहुल रेड्डी सर को देखा है, माइंड ब्लोइंग बॉलीवुड नाचते हैं, आप उनको ले लो। तो सच है, हाँ, तो मेरे से आपका नंबर लेंगे, आपको कॉल आएगा कि आप लाइन में मत रहो, आप सीधा आ जाओ, क्योंकि वैभव सर ने बताया आप बहुत अच्छा नाचते हो। अब मेरे सामने आप इतना कड़क नाचे हो कि मेरे लिए आप फॉर श्योर टॉप 12 वाले हो। अब क्या हो गया, आपको जब कॉल आया आप उधर गए हो तो शायद आप में एक नर्वसनेस आ गई है, आप एक
एक बटरफ्लाई हो रहा है यार, मेरे को देखने वाला है, क्योंकि आपको पता है आपको जज करने वाले हैं, आपको टीवी पे सिलेक्ट करने वाले हैं, और मैं शायद टीवी पे सिलेक्ट होने वाला हूँ। ये सारे पॉइंटर्स आपकी बॉडी में। तो जो मेरे सामने आपने परफॉर्म किया है वैसा शायद आपने उस दिन नहीं किया परफॉर्म उनके सामने। तो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, अरे भाई वो यार तूने बोला है राहुल अच्छा नाचता है, आज तो थोड़ा डरा हुआ था। यार डरा हुआ रहेगा तो शायद भाई नहीं ले पाएंगे। पर कभी कभी आप ऐसा भी करते हो कि आप और तगड़ा नाचते हो, बोलते हैं यार तूने क्या बंदा दिया है, मतलब ये तो खतरनाक है अपने लिए। तो इसको सेटिंग नहीं बोलते, हमने सिर्फ आपको एक टैलेंट पुश आगे दिया, क्योंकि आप में वो है बात, Right. इसलिए हमने वो पुश दिया। ऐसे मैंने बहुत लोगों का नाम दिया है। तो इसको सेटिंग नहीं बोलते, इसको बढ़ावा बोलते हैं। सेटिंग अगर होता ना भाई मेरा है तो को लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं ही शो नहीं करूंगा, तो इसको सेटिंग बोलते हैं, जो नहीं होता। दूसरी चीज़, रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है या नहीं, मैं ये बोलूँगा डांस रियल होता है। डांस के बाद जो कमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। एंकर जो बोलता है वो रियल होता है, क्योंकि उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उसको ये बोलना होता है। अब लोग बोलते हैं कि स्टोरी बतानी होती है क्या? स्टोरी क्यों बतानी है? इंडिया इज़ अ इमोशनल कंट्री। मैं रोता हूँ आप रोते हो, मैं हंसता हूँ आप हंसते हो। तो कहीं ना कहीं इंडिया में अगर आप कोई शो करते हो तो वैभव डांस अच्छा करता है ये लोगों को पता चला है, पर वैभव कौन है, वैभव कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये इंडिया में लोगों को जानना है। बिकॉज हमें देखो, हम खुद की स्टोरी नहीं देखते, इंस्टाग्राम पे भी ना हम दूसरों की स्टोरी देखते हैं कि सबकी कहानी क्या चल रही है। तो हमें एज एन इंडियन ऑडियंस ये पता होना चाहिए कि अगर सुशांत खत्री है तो सुशांत खत्री कहाँ से है, वो नेपाल से है। उसके घर में कैसी चीज़ें अच्छी है बुरी है, अच्छे घर से, हाँ ही इज़ गुड। बट लोगों को लगता है कि ना स्टोरी होना ज़रूरी है। नहीं, स्टोरी अगर आपके पास है वो आपको शो में आगे जाने के लिए भी मदद नहीं कर रहा, ना वो शो में आपको आगे पुश करेगा। क्योंकि अभी लोग इतने समझदार तो हो चुके हैं भाई, हर गरीब को तो वोट नहीं करना है। मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल, बिग बॉस में सूरज चौहान जीता, लोगों को लगता है वो गरीब है इसलिए जीता, नहीं, वो रियल था अंदर इसलिए वो जीता, ये मुझे लगता है। तो स्टोरी आपको काम नहीं करेगी। सबसे पहला पॉइंट आपका डांस और आपका टैलेंट ही होगा, वो अच्छा होगा। अगर आपने उस दिन डांस में कुछ गलत कर दिया है भाई, तो बोलेंगे यार तेरी गलती माफ़ कर देते हैं क्योंकि तू गरीब है यार, हम चाहते हैं तू आगे जाना चाहता है। नहीं, ये नहीं होता। यस, उसको स्टोरी बताने बोलते हैं। ये स्क्रिप्ट में होता है कि तेरी स्टोरी बता, हम चाहते हैं कि तू एक्सप्लोर हो, तू कौन है। अगर तेरा नाम ABCD है एग्जाम्पल, तो ABCD कौन है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ऑब्वियसली आज हर एक घर छोड़ के किसी के घर की माँ किसी घर पे खाना पका रही है, या किसी के बर्तन मांज रही है, किसी के कपड़े धो रही है, किसी की डैडी ऑटो रिक्शा है चलाते हैं, किसी के डैडी बस ड्राइवर है, किसी के डैडी बस कंडक्टर है। मेरे को लगता है वो गरीब नहीं है, उनके लाइफ में वो ट्रेजेडी है, या वो एक लाइफ का प्रोसेस है जहाँ पे वो चाहते हैं कि मैं अगर कंडक्टर हूँ तो मेरा बच्चा कंडक्टर नहीं बहुत बड़ा बने। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे स्क्रिप्ट होती है। अगर दूसरी चीज़, जिसके माँ बाप आते हैं, पता है अचानक से LED खुलती है, माँ बाप आते हैं। अब उसमें भी क्या होता है कि एक कंटेस्टेंट है, उसकी मम्मी या पापा आए हैं उस दिन, ये सबको पता होता है। अच्छा, उसको उसको नहीं बताया जाता ताकि एक सरप्राइज एलिमेंट रहे। पर क्या होता है कि आजकल के जो दोस्त लोग हैं कंटेस्टेंट, वो बोल देते हैं शायद तेरी माँ को देख लिया हमने। तो किधर, मैंने तो नहीं देखा। अब उसने ये हिंट दे दिया ना, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा। क्योंकि कब बुलाते हैं, जब आपने माँ का एक्ट किया है या पापा का एक्ट किया है, या आप अपने रियल लाइफ को लेके कोई एक्ट कर रहे हो, तब जाके आपको पता है कि अभी लोगों को ये भी पता चल गया है कि मम्मी राइट लेफ्ट या पीछे से आने वाली है, या पापा कहीं से आने वाले हैं, या तो वीडियो कॉल होगा, अगर वो आ नहीं सकते अच्छा, तो वीडियो कॉल होने वाला है। तो यस, स्क्रिप्टेड क्या होता है कि मूवमेंट कैसे करना है। जैसे हमें धर्मेंद्र सर आए हैं या हेमा मालिनी मैम आई है, तो अचानक से आपको दिखता है कि मैं माइक लेके बोलता हूँ कि हेमा मालिनी मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हम सब ने आपके लिए कुछ बनाया हुआ है, तो हम आपको पेश करना चाहते हैं। तो ये हम लोग पहले से ही बना के रखते हैं, राइट। पर हम वो मैम या सर के लिए वो सरप्राइज रहे। इस लोगों को क्या लगता है यार ऑन द स्पॉट कैसे कर लिया, ऑन द स्पॉट नहीं होता है, उसका रिहर्सल हुआ रहता है। तो वो एक चीज़ स्क्रिप्टेड है, बिकॉज इट्स अ शो जहाँ पे सिर्फ डांस 12 डांस दिखाओगे तो 3 मिनट करोगे तो 36 मिनट में डांस शो खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास और 45 मिनट्स है, तो उसको कैसा पूरा करें, वो एंटरटेनमेंट प्रोसेस को कैसा पूरा करें। इसलिए वो स्क्रिप्ट को बनाया जाता है ताकि वो स्क्रिप्ट फेक नहीं होती। अगर मैं फॉर एग्जांपल मुंबई से हूँ और मैं 10x10 के खोली में रहता हूँ, मैं उधर जाके ये नहीं बोल सकता मैं बहुत गरीब हूँ, मैं झोपड़े में रहता हूँ, मेरे झोपड़े में पानी टपकता है। नहीं, क्योंकि मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है ये झोपड़े में नहीं रहता है, ये 10x10 की खोली में रहता है और इसके घर में पानी नहीं टपक रहा। तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको रियल रहना है, रियलिटी में रियल रहना है। पर उस रियलिटी को स्क्रिप्ट में कैसा डाला जाए, इसलिए वो स्क्रिप्ट बनता है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। हाँ, क्योंकि स्क्रिप्टेड वही चीजें होती है जो आपको एज अ फन एलिमेंट, आपको जैसे राघव अगर रेमो सर की खींच रहा है, वो ऑन द स्पॉट नहीं खींचता है,
उसको बताया जाता है बताया कि ऐसा जाता है। खींच कि लिजल मैम के नाम से Scripting होती है खींच, छोटी। क्योंकि वो फन एलिमेंट है जो कमेंट्स भी कुछ स्क्रिप्टेड होते हैं? नहीं, कमेंट स्क्रिप्टेड नहीं होते। नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट होता है, क्योंकि अगर मेरा एक्ट में कोई इमोशनल चीज़ है या फन चीज़ है, कभी कभी 20-25 मिनट कमेंट चलता है, पर 20-25 मिनट एक ही जैसे का कमेंट नहीं दिखा सकते, नहीं क्योंकि दिखा वो सकते। फ्लो में बोलते जाते हैं, यार तूने बहुत हंसाया, तू हंसाना एक मेडिसिन है, मतलब मैं स्ट्रेस में था, मैं घर से स्ट्रेस में निकला था, लेकिन तेरा एक्ट देख के मैं स्ट्रेस भूल गया हूँ। ये सब चीज़ें नहीं बताते, फ्लो में बहुत सारी चीज़ें निकलती है। पर 3 जज है, 3 जज अगर 20-20 मिनट में बोलने वाले हैं, भाई एक कंटेस्टेंट के लिए 40 मिनट कोई बात नहीं बनेगा। तो उनके चीज़ों को एडिट किया जाता है, और जो दिखाना चाहिए, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो चीज़ों को दिखाते हैं, तो उसको एडिट करते हैं। पर कमेंट्स, डांस, और अगर डांस में भूले हो तो उसको वापस रिशूट नहीं करते। हाँ, अगर हाँ, वही मुझे पूछना था कि एज एन लाइक जजेस सामने बैठे गेस्ट है, शूट चल रहा है, वहीं पे कोई गलत कर दिया, कोई अच्छा तगड़ा परफॉर्मर, तो उस केस में क्या होता है? नहीं, तो वो गलती है, तो वो गलती है, उस पर उनको डांटा जाता है। टेक्निकल ग्लिच हुआ, मतलब लास्ट ईयर अगर आपका एलईडी चला गया, अचानक से ब्लैकआउट हो गया, अचानक से गाना बंद हो जाता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, तो परफॉर्मेंस आपको वापस पूरा करना पड़ता है, जो हम शायद कॉम्पिटिशन्स में भी कभी राइट करते हैं। राइट एग्जैक्टली वो होता है। ग्लिच, टेक्निकल ग्लिच हमारे हाथ में नहीं है। पर अगर आप परफॉर्मेंस में भूले हो तो भूले हो, और उस पर कमेंट किया जाएगा। और आपने देखा भी होगा बहुत जगह, नोरबू जैसा अच्छा डांसर कंटेस्टेंट जो तुषार शेट्टी का कंटेस्टेंट था IBD 3 में, वो मेरे हिसाब से फाइनलिस्ट था, पर छैया छैया डांस करते वक्त वो 30 सेकंड तक ब्लॉक हो गया। बाप रे। और वो जब भूला तो उस दिन उसको बोल दिया कि आज आपका दिन नहीं था, आई एम सॉरी, पर आज आपका डांस अच्छा नहीं था, और उसी दिन Right. वो एलिमिनेट हो गया। डांस के साथ आपने भूलना बोला, कि भूलने के साथ प्रैक्टिस के साथ कोई ऐसे रिहर्सल है, जैसे कि मेडिटेशन, या तो खुद की फिजिक पे काम करो, अच्छा डाइट करो, अच्छी चीज़ें करो, इससे आपको प्लस मिलेगा, इससे आपको थोड़ी इजी हो जाएगी चीज़ें, Yes, तो as- ये कितना ज़रूरी होता एज अ डांसर कोरियोग्राफर ही नहीं कहूँगा, एज एन आर्टिस्ट Artist. आपको आपके डाइट पे ध्यान रखना है। मतलब जंक इतना नहीं खा सकते आप, रोज वड़ा पाव पेल रहे हो, रोज मैगडी खा रहे हो, नहीं कर सकते, बिकॉज बॉडी शेप चेंज हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। क्योंकि आजकल पर्सनैलिटी, मतलब कपड़े और बॉडी की पर्सनैलिटी नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ये होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं भी आज की तारीख में खुद पे ध्यान दे रहा हूँ। आई एम नॉट अ जिम फ्रिक, पर मैं जिम में जा रहा हूँ ताकि मैं फिट रहूँ, हेल्दी रहूँ, और मैं खुद को रोज़ 1 घंटा देता हूँ ताकि मैं डांस करता रहूँ, मेरे बॉडी मूवमेंट्स होते रहे, बॉडी फ्लो होते रहे। मेडिटेशन करो, जिससे शायद आपका स्टेमिना, एनर्जी बढ़ते रहे। अगर आप कोई ऐसी एडिक्शन वाली चीज़ें करते हो तो उसको कंट्रोल रखो, क्योंकि एक एज के बाद वो एडिक्शन इतना हावी हो जाएगा कि आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आपका Exactly. स्टेमिना कम हो जाएगा। तो लोग जिस चीज़ के लिए आपको प्यार करते थे, वही चीज़ अगर नहीं आप नहीं दे पाओगे, तो शायद आप उनकी नज़रों से, आपके फेम की नज़रों से और आपके टैलेंट की नज़रों से भी नीचे आ जाओगे। क्या बात है, सही सही। तो अभी हम लोग थोड़ा सा स्विच करेंगे, थोड़ा क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे। Yes, yes, sir. आपके साथ छोटे से थोड़े थोड़े हो गए, फास्ट में हम लोग को Yes. आंसर्स देना है। तो मैं फर्स्ट सवाल से जाऊंगा, रियलिटी शो या फिल्म इंडस्ट्री? फिल्म इंडस्ट्री। क्या बात है। फैमिली या डांस? अरे यार फैमिली। ग्रेट। सोशल मीडिया फेम या इंडस्ट्री रिस्पेक्ट? इंडस्ट्री रिस्पेक्ट। टैलेंट या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन हो तो टैलेंट बहुत ही डिसिप्लिन रहता है। सही कहा। रिहर्सल या परफॉर्मेंस? रिहर्सल्स। टीचर या परफॉर्मर? आई वुड लाइक टू बी बोथ, बट परफॉर्मर ऑलवेज, बिकॉज आप परफॉर्म करते रहोगे तो आपकी टीचिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी। क्या बात है। कोरियोग्राफी या जजिंग? कोरियोग्राफी। वर्कशॉप्स और क्लासेस? कन्फ्यूजिंग, क्लासेस में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर वर्कशॉप में मैं बहुत अच्छा एक क्लास का रूटीन सिखा देता हूँ, जैसे मैं आराम से किसी का 2 महीना कवर कर देता हूँ। क्या बात है। फेम या मनी? मनी। सोलो या ग्रुप परफॉर्मेंस? सोलो। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों का आपने जवाब दिया, बहुत मतलब लाइक मुझे तो मतलब फ्लैशबैक हो गया, बहुत चीज़ें क्लियर हुई। थैंक यू राहुल सर, मेरे आपकी लिए। वजह से भी जब मैं बोलते गया तो मैंने खुद को 2003 से लेके वापस 2026 तक कैसे Right, आया, track. वो मैंने एक ट्रैक देखा, मेरी ट्रेन, बस, ऑटो, टैक्सी, छुट्टी हुई टैक्सी भी देख ली। तो थैंक यू इनवाइट करने के नहीं लिए। नहीं, आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों के जवाब दिए, बहुत लोगों को हेल्प होगी, बहुत कोरियोग्राफर्स को हेल्प होगी, डांसर्स को हेल्प होगी, पेरेंट्स को हेल्प होगी। यही हमारा नीच था कि कुछ लोगों तक पहुँचे, अच्छे सवाल के जवाब पहुँचे। आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, मुंबई से यहाँ तक आए। Thank you so much, और हम बहुत खुशनसीब है कि आप जैसे पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे। और ड्रीम अचीवर्स का बस यही था कि ड्रीम सब कैसे अचीव करोगे, इसके बीच में कि जो पैटर्न्स है जो तोड़ के आप कैसे आगे तक पहुँचोगे, वही था। थैंक यू सो मच फिर से एक बार आपको सर। thank you, राहुल और सर। थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन। सो मच, थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, कीप डांसिंग एंड कीप हिटिंग हार्ट्स। थैंक यू।